हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5 यानी परमेबिलिटी ऑफ सॉइल यानी मृदा की पारगम्यता। इससे पहले देखिए हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। आपका सॉइल मैकेनिक्स का सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। इसको हम नहीं पढ़ाएं, इसको क्या रखें, होल्ड रखें हैं। ये सॉइल मैकेनिक्स का सबसे ईजी टॉपिक होता है, इसमें बस थ्योरी रहता है, तो हम बोले हैं कि इसको हम कभी पढ़ा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चैप्टर आपका है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। इसमें ज़्यादा डेफिनेशन वगैरह है, आप देखे होंगे रिलेशनशिप। इसी का न्यूमेरिकल ज़्यादा फोकस करना आता है। न्यूमेरिकल का हम 3 पार्ट लगाए हैं, उसको देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद हम पढ़ाए हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल दोनों को हम एक ही चैप्टर में पढ़ा दिए हैं। हम क्या नाम दे दिए हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। आज हम चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल यानी पारगम्यता, है ना। क्या शुरू करेंगे, पारगम्यता। पारगम्यता यानी मृदा का वह गुण, मृदा का वह गुण, मृदा न लिख के हम क्या लिखे हैं, पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जिसमें से कोई द्रव, समझिएगा, कोई द्रव आसानी से बह सके पारगम्यता कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, पारगम्यता कहलाता है। समझिएगा, पारगम्यता मतलब क्या हो गया कि पदार्थ का एक क्या है, प्रॉपर्टी है। और हम सबसे पहले बता चुके हैं प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। प्रॉपर्टी का एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। हम क्या बताएं, शुरू के आप लेक्चर देख के आएंगे। प्रॉपर्टी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रॉपर्टी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। इसको देखकर हम पता कर लेते हैं कि ये मेरा कौन सा चीज़ है ना। अब शुरू में देखे होंगे तो पारगम्यता क्या है, पदार्थ का वह गुण। देखिए हम सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो पदार्थ की जगह हम क्या लिखेंगे, मृदा का वह गुण, है ना। क्या हो जाएगा भाई, पारगम्यता किसी भी पदार्थ का हो सकता है। इस कपड़े में देखिए पानी यहाँ डालेंगे, इधर से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो इसमें पारगम्यता है। लेकिन हम इसमें इंटरेस्टेड हैं नहीं, हम किस में इंटरेस्टेड हैं, हम सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना है तो हम पूरा फोकस करेंगे सॉइल पे। तो पदार्थ की जगह हम क्या लिख देंगे, मृदा। तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे मृदा का वह गुण, मृदा का वह गुण जिसमें से कोई द्रव, अब कोई भी द्रव बहे उसे पारगम्यता कहते हैं। लेकिन हम पूरा फोकस किस पे करेंगे, पानी पर, है ना। पानी, क्योंकि हम यही देखते हैं ना मृदा से पानी कैसे बह रहा है सॉइल मैकेनिक्स में। तो मृदा का वह गुण जिसमें से पानी आसानी से बह सके पारगम्यता कहलाता है। आसान डिफिनेशन है। अब जो समझिएगा पारगम्य पदार्थ क्या होता है, पारगम्य पदार्थ, पारगम्य अच्छे से लिखते हैं, पारगम्य। आप लोगों का आया था कमेंट, सर ज़्यादा हिंदी लिखिए। देखिए हम एक भी हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं लिखे, लिख दे रहे हैं। परमिएबिलिटी होता है, परमिएबिलिटी, ठीक है। यह होता है परमिएबल मटेरियल, यानी वैसा पदार्थ जिसमें से कोई लिक्विड बह सके, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, परमिएबल मटेरियल यानी पारगम्य पदार्थ। समझिएगा, ऐसा पदार्थ जिसमें से पानी आसानी से बह सके, पारगम्य पदार्थ। जबकि पारगम्यता उस बहने के गुण को क्या कहते हैं, पारगम्यता। आसानी से बहने के गुण को क्या कहते हैं, पारगम्यता कहते हैं, ठीक है। समझिए, यानी ऐसा मटेरियल है इसमें पानी बह सके तो इस मटेरियल को क्या कहेंगे, पारगम्य पदार्थ। लेकिन जो पानी बह रहा है ना, आसानी से बह रहा है, उस गुण को क्या कहेंगे हम लोग, पारगम्यता। उस गुण को क्या कहते हैं, पारगम्यता। एक प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है। अब ये पारगम्यता ना कई चीज़ों पर डिपेंड करेगा। जैसे कि सॉइल का वो आपका साइज़ कैसा है ना। जैसे कोर्स ग्रेन्ड सॉइल क्या क्या होते हैं, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल जैसे होते हैं ग्रेवल, सैंड। फाइन ग्रेन्ड सॉइल सिल्ट और क्ले। तो यदि आपके साइज कोर्स है तो उसमें पारगम्यता ज़्यादा होगी, यानी उसमें पानी तेज़ी से बहेंगे। बात को समझ रहे हैं। और जैसे जो उसका साइज होता रह जाएगा आपका पार्टिकल का, पारगम्यता क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, यानी उसमें पानी धीरे धीरे बहेंगे। जैसे कि सबसे अधिक पारगम्य पदार्थ कौन सा होगा, सबसे बड़ा कण कौन सा होता है, ग्रेवल होते हैं। उसके बाद उसके बाद सैंड, उसके बाद सिल्ट, उसके बाद क्ले। यानी सबसे कम पारगम्यता किस सॉइल में होगा, क्ले में। क्ले को हम इम्परमिएबल कहते हैं, यानी उसमें से पानी इतना धीरे धीरे बहता है, उसको हम क्या कहते हैं, इम्परमिएबल कहते हैं। हम आगे चल के देखेंगे किसमें कितना पानी बह रहा है ना। क्ले में कितना पानी बहेगा, कितने वेलोसिटी से पानी बहेगा, सिल्ट में कितने वेलोसिटी से बहेगा, सैंड में और ग्रेवल में हम देखेंगे आगे चल के कितने वेलोसिटी से बहेगा। समझ आया। तो पारगम्यता किसे कहते हैं,
कि मृदा का वह गुण जिसमें से पानी आसानी से बह सके पारगम्यता कहलाता है, तथा वह पदार्थ जिसमें पानी बहता है पारगम्य पदार्थ कहलाता है। तथा पारगम्यता डिपेंड करता है कणों के साइज पे। ज़्यादा कणों का साइज ज़्यादा बड़ा रहेगा पारगम्यता यानी पानी तेज़ी से बहेगा, कणों का साइज छोटा रहेगा पारगम्यता यानी पानी धीरे धीरे बहेगा। जैसे समझिए आप एक चावल ले लीजिए, एक आटा ले लीजिए। अब चावल में डाल दीजिए पानी, तुरंत बह जाएगा, आटे में डालिए पूरा सोख लेगा, है ना। तो अब समझ सकते हैं, एकदम आसान सा एग्जाम्पल था। अब समझते हैं पारगम्यता के अनुप्रयोग। यानी भाई इंजीनियरिंग में पारगम्यता का यूज क्या है। पारगम्यता के अनुप्रयोग है ना, यानी एप्लीकेशन ऑफ परमिएबिलिटी, समझिएगा। अब पारगम्यता को उपयोग क्या है समझिएगा। यानी कहने का मतलब हम पारगम्यता पढ़ क्यों रहे हैं, पारगम्यता का उपयोग मतलब क्या हुआ कि हम पारगम्यता पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको क्या करना है भाई, आपको ट्यूबवेल बनाना है। ट्यूबवेल समझ, नलकूप, क्या है आपका नलकूप, यानी आपको पानी निकालना है। तो सबसे पहले आप पानी क्या चाहेंगे कि नलकूप ऐसे जगह निकालें कि पानी उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा, नलकूप जो ट्यूबवेल होता है आप ऐसे जगह धंसाना चाहेंगे जिसमें से पानी ज़्यादा से ज़्यादा निकले। और पानी किस पे निकलना, किस पे डिपेंड करेगा, उस जहाँ आप नलकूप धंसाए हैं उसके अगल बगल के एरिया पे। मान लीजिए आप नलकूप धंसा दिए हैं तो अगल बगल के एरिया कैसा है इस पे डिपेंड करेगा कि आपका पानी कितना तेज़ी से निकल रहा है। यानी ये यदि मोर परमिएबिलिटी है, अधिक है तो आपका पानी अधिक निकलेगा, और कम है तो पानी कम निकलेगा। तो इसके लिए है ना, देखिए ट्यूबवेल में भी हम किसका यूज़ करेंगे, परमिएबिलिटी चेक करेंगे कि उसमें से पानी ज़्यादा निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। बात को समझ रहे हैं। उसके बाद है कि जो हाईवी स्ट्रक्चर होते हैं, हाईवी स्ट्रक्चर का जब लोड पड़ता है ना, तो जो सॉइल होगा, हम बताए थे आपको, जब हैवी, मान लीजिए क्या है सॉइल है, जब इस पर हाईवी स्ट्रक्चर का लोड पड़ेगा, हाईवी स्ट्रक्चर का लोड, तो इसके नीचे क्या है, इसके नीचे काफ़ी नीचे तक इसके फाउंडेशन दिए रहते हैं। तो हाईवी लोड के कारण उसमें से पानी धीरे धीरे निकलता है, जिसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन। यानी बहुत ज़्यादा भारी भार पड़ने के कारण मृदा का क्या होता है, संघनन होता है, यानी कंसोलिडेशन होता है। क्या होता है आपका कंसोलिडेशन, हम इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। हम थोड़ा सा बताते रहे हैं। संघनन मतलब होता है पानी निकालना, है ना। तो अब देखेंगे कोई हैवी स्ट्रक्चर बनेगा ना, तो हैवी स्ट्रक्चर क्या होता है कि ऐसा नहीं तुरंत बनाए तुरंत उसमें रहने लगे लोग, नहीं। अब कोई भी देखेंगे हैवी स्ट्रक्चर बनता है तो उसको बना के छोड़ दिया जाता है, क्यों, क्योंकि उसके जो नीचे फाउंडेशन के नीचे जो पानी रहता है ना, वो दब के, यानी लोड के वजह से दब के वो धीरे धीरे पानी निकल जाए, जिसे कंसोलिडेशन कहते हैं। तो हैवी स्ट्रक्चर के में कंसोलिडेशन जो पानी निकल रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा कि उसके, यानी जो बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर है उसके नीचे का जो सॉइल है वो कैसा परमिएबल है, यानी अधिक पारगम्य है कि कम पारगम्य है। यदि अधिक पारगम्यता रहेगा तो जल्दी तेज़ी से पानी निकल जाएगा, कम पारगम्यता रहेगा तो पानी धीरे धीरे निकलेगा। बात को समझ रहे हैं। तो हैवी स्ट्रक्चर बनाने में भी हम किसका यूज़ करते हैं, हम पारगम्यता चेक करते हैं। उसके बाद हो जाएगा आपका, उसके बाद होगा डैम के फाउंडेशन में। ये आपके एग्जाम में आएंगे, ये बहुत लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन यही सब चीज़ें आएंगी। आप कहेंगे कि था ही नहीं, जब आपके सिलेबस में दे दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ परमिएबल, यानी पारगम्यता का परिचय, तो सारी चीज़ें आएंगी। पारगम्यता का अनुप्रयोग लिखिए। अब डैम क्या होता है, जैसे देखिए ये क्या हो गया आपका डैम, ये आपका यूएस, ये आपका डीएस, यानी इधर से पानी आया और इधर है, यानी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, है ना। तो क्या होगा आपका अप स्ट्रीम से, देखिए डैम बना है, अब डैम से पानी रिसेगा, भाई इसके नीचे है ना, डैम से क्या होगा पानी रिसेगा। तो ये पानी कितना रिसेगा कि नहीं रिसेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ के सॉइल पे। कहाँ डिपेंड करेगा, यहाँ सॉइल पे। यदि ये अधिक पारगम्य पदार्थ है तो अधिक पारगम्य मृदा है तो पानी ज़्यादा रिस के इधर जाएगा। बात को समझ रहे हैं। यदि यहाँ की सॉइल कम पारगम्य मृदा है तो पानी कम रिस के जाएगा। समझ रहे हैं। तो ये सारे क्या थे आपके अनुप्रयोग थे, किसके, आपके पारगम्यता के। पहला क्या था आपका ट्यूबवेल आप कहाँ धंसाना चाहेंगे, जहाँ के सॉइल क्या हो, अधिक पारगम्य हो, है ना।
उसके बाद था आपका हैवी स्ट्रक्चर। हैवी स्ट्रक्चर मतलब हैवी स्ट्रक्चर खड़ा करने के कारण हैवी स्ट्रक्चर के नीचे जो मृदा होता है उसमें से पानी निकलने का दर किस पे डिपेंड करता है? मृदा के पारगम्यता पे। उसके बाद है डैम के फाउंडेशन। डैम के फाउंडेशन पे किस तरह का मृदा रहेगा? यदि ज़्यादा पारगम्य मृदा रहेगा तो पानी रिस जाएगा, कम पारगम्य मृदा रहेगा तो पानी नहीं रिसेगा। उसके बाद मान लीजिए कोई आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं आप? कोई स्ट्रक्चर एक्सकेवेशन कर रहे हैं, यानी खुदाई कर रहे हैं, है ना। भाई कोई बिल्डिंग बनाएंगे तो मृदा खोद के निकालेंगे, कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे तो खोद के निकालेंगे। तो ये भी किस पे डिपेंड करेगा? पारगम्यता पे। यानी खोदेंगे, ज़्यादा गड्ढा खोदेंगे तो उसमें पानी भर जाएगा। अब वो पानी उसमें कितना आएगा ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा आपका वहाँ की मृदा का पारगम्यता कैसा है। सारी चीज़ें समझ आ रही है आपको, है ना। अब समझिएगा, हम आपसे पूछ दें कि ये बताइए पारगम्यता होना अच्छी बात है कि पारगम्यता होना गलत बात है? तो सोचिए आपके दिमाग में क्या आंसर हो रहा है कि मृदा ज़्यादा पारगम्य है वो अच्छी बात है, कि मृदा कम पारगम्य है कि वो अच्छी बात है। आप एक बार सोचिए, हम इसको एक वे में रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम क्या बताए थे? पारगम्य पदार्थ यानी ऐसा पदार्थ जिसमें से कोई द्रव आसानी से बह सके उसे क्या कहेंगे? पारगम्य पदार्थ। उसके बाद क्या होता है? पारगम्यता। यानी क्या होता है कि मृदा का वह गुण जिसमें से पानी आसानी से बह सके पारगम्यता कहलाता है। उसके बाद है पारगम्यता का अनुप्रयोग। पारगम्यता का अनुप्रयोग में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि हम ट्यूबवेल जब धंसाते हैं तो ट्यूबवेल से निकलने वाले पानी की मात्रा ट्यूबवेल के अगल बगल के एरिया पे डिपेंड करेगा। यदि ट्यूबवेल के अगल बगल का एरिया ज़्यादा पारगम्य मृदा है तो पानी अधिक मात्रा में निकलेगा, कम पारगम्य मृदा है तो पानी कम मात्रा में निकलेगा। जब हम हैवी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर के नीचे मृदा का संघनन होता है, कंसोलिडेशन होता है। एक कंसोलिडेशन का दर वहाँ उपस्थित मृदा के पारगम्यता पर डिपेंड करेंगे। ज़्यादा पारगम्य मृदा है पानी जल्दी निकल जाएगा। जब हम कोई फाउंडेशन बनाते हैं, डैम का फाउंडेशन या फिर बिल्डिंग का फाउंडेशन बनाएंगे तो पानी रिस के एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। ये पानी कितना रिस के जाएगा ये किस पे डिपेंड करता है? वहाँ उपस्थित मृदा के मात्रा पे, यानी मृदा के पारगम्यता पे। ज़्यादा पारगम्य मृदा है पानी ज़्यादा रिसेगा, कम पारगम्य मृदा है पानी कम रिसेगा। याद हो रहा है? उसके बाद खुदाई करेंगे तो क्या होगा? आपको खुदाई करेंगे, यदि वहाँ की मृदा ज़्यादा पारगम्य है तो उस गड्ढे में पानी भर जाएगा, फिर उसको निकालने में दिक्कत होगा, है ना। ये सारी चीज़ें था मृदा का अनुप्रयोग। नहीं देख रहे हैं, हर जगह पहले हम उसका पारगम्यता ज्ञात करके कुछ करेंगे। इसका आंसर आप क्या दे रहे हैं कि पारगम्यता होनी अच्छी बात है गलत बात है? अच्छी भी है और गलत भी है। जैसे उच्च पारगम्यता की ज़रूरत, उच्च पारगम्यता की आवश्यकता, है ना। यहाँ क्या लिखेंगे? निम्न पारगम्यता, निम्न पारगम्यता की आवश्यकता। जैसे कि हम कह दें कि फाउंडेशन के नीचे, फाउंडेशन के लिए भाई फाउंडेशन के लिए किस प्रकार की मृदा हमको चाहिए? उच्च पारगम्य मृदा। आप कहेंगे क्यों सर? वो इसलिए कि जब आप फाउंडेशन बनाएंगे तो उस पर फाउंडेशन बनाएंगे, भाई फाउंडेशन बनाएंगे तो उसके नीचे क्या होगा? कंसोलिडेशन होगा। तो हम तो यही चाहेंगे ना कि बिल्डिंग यानी जो हैवी स्ट्रक्चर खड़ा किए हैं वो जल्दी से मेरा स्टेबल हो जाए। यानी आप ये चाहेंगे कि स्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद उसके नीचे का पानी जल्दी से निकल जाए, यानी कंसोलिडेशन उसका जितना होना हो जल्दी से हो जाए। एक किस पे डिपेंड करेगा? एक किस पे डिपेंड करेगा? आपका फाउंडेशन के, एक किस पे डिपेंड करेगा? आपका ऑस्ट्रेलिया मैच जीत रहा है, ठीक है, और सामने बता रहा हूँ कंफ्यूज हो गए। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच है ना, तो आप एक दिन बाद देख रहे होंगे। अब पता नहीं जीतेगा कि जीत गया, जीत गया, ठीक है। पाकिस्तान गया, हारने वाला था, किसी तरह जीत गया 1-1, ठीक है। तो क्या है कि चलिए अच्छी बात है। अब क्या है, हाँ, उच्च पारगम्यता की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी? कि फाउंडेशन के नीचे। क्यों? क्योंकि हम चाहेंगे फाउंडेशन के नीचे जल्दी जल्दी मृदा स्टेबल हो जाए। स्टेबल कब होगा? जब उसका कंसोलिडेशन हो जाएगा, यानी पानी जल्दी से निकल जाए। तो वहाँ उच्च पारगम्यता रहेगा तभी तो पानी जल्दी से निकलेगा। उसके बाद आ जाइए अब ट्यूबवेल में। कहाँ जाइए अब? ट्यूबवेल में। ट्यूबवेल में भी क्या चाहते हैं आप? ट्यूबवेल में भी यही चाहते हैं कि ट्यूबवेल में भी आप यही चाहते हैं कि पारगम्यता ज़्यादा हो तभी तो आपको अच्छा पानी मिलेगा। उसके बाद निम्न पारगम्यता किस में चाहिए? जैसे कि नहर में। अब मेरे भाई नहर बना रहे हैं, अब नहर के नीचे की मृदा ज़्यादा पारगम्य होगा
नहर में नदी से पानी छोड़ेंगे तो पूरा पानी नीचे चला जाएगा, हो जाएगा ना। तो नहर में मृदा का पारगम्यता कम चाहिए। या नहर के किनारे किनारे, आप ड्राइंग पढ़े होंगे, नहर के किनारे किनारे जो तटबंध होते हैं वहाँ की पारगम्यता कैसी चाहिए, उस मृदा तटबंध की मृदा की पारगम्यता कैसी चाहिए, कम चाहिए। क्यों? क्योंकि पारगम्यता तटबंध का ज़्यादा रहेगा ना तो वो निकल जाएगा, पूरा खेत में वैसे पानी निकल जाएगा बिना सिस्टम से, है ना। यानी नहर में भी उसके बाद आप कह सकते हैं कहाँ, फाउंडेशन के एक्सकेवेशन करते समय, यानी कहीं भी आप खुदाई करेंगे, कहीं भी आप खुदाई करेंगे तो वहाँ की मृदा की पारगम्यता कम होनी चाहिए। यदि पारगम्यता ज़्यादा रहेगी तो वहाँ क्या होगा, उसमें आपका पानी भर जाएगा। तो बात को समझ रहे हैं, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है आपको समझ आ रही है। उसके बाद आ जाएगा आपका उच्च पारगम्यता किस में हो जाएगा आपका, जैसे रोड के सब ग्रेड में। सब ग्रेड क्या होता है, अब देखेंगे जब रोड बनता है, रोड या रेलवे के, अब देखेंगे जब रोड या रेलवे बनता है तो उसके नीचे ज़्यादा मोटा मोटा पत्थर डाला जाता है। क्यों? क्योंकि पानी एक जगह से दूसरे जगह, एक तरफ से दूसरे तरफ आसानी से बह सके, या फिर उसके ऊपर पानी आ रहा है तो जल्दी से नीचे पानी को पूरा भेज सके, तो वहाँ भी उच्च पारगम्यता की मृदा चाहिए। इसमें आप लिख सकते हैं कि डैम के कोरवाल में, है ना। अब देखिए डैम का कोरवाल क्या होता है, जैसे देखिए डैम, और हम बात बता रहे हैं, कुछ चीज़ें हो सकता है आपको ना समझ आए, जैसे हम बार बार कर रहे हैं कंसोलिडेशन, डैम वगैरह, कोरवाल, तो ये सारी चीज़ें आपको आगे आने वाले हैं तो वहाँ समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका डैम। अब आपको भी नहीं पता है डैम कैसे दिखता है, इसका हमको ड्राइंग पढ़ना है ना। हम बहुत चीज़ें ड्राइंग में रोके हुए हैं, ड्राइंग पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये देखिए जो इसके बीच का रहता है ना, ये बीच का अलग मटेरियल, बीच वाला अलग मटेरियल रहता है, और किनारे वाला क्या रहता है आपका, अलग मटेरियल रहता है। किनारे वाला क्या रहता है आपका, अलग मटेरियल। तो इसे हम कहते हैं कोरवाल। क्या कहते हैं हम लोग, कोरवाल कहते हैं। तो ये मृदा की पारगम्यता कम होनी चाहिए क्योंकि पानी एक तरफ से दूसरे तरफ न जाए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डार्सी लॉ, क्या पढ़ेंगे हम, डार्सी लॉ, यानी डार्सी का नियम, है ना। क्या पढ़ेंगे, डार्सी का लॉ। तो समझिएगा डार्सी लॉ पढ़ने से पहले कुछ आप समझिए एजम्पशन मतलब क्या होता है, मान्यता। क्या समझना, सबसे पहले आपको मान्यता क्या है डार्सी लॉ का, कि सॉइल जो होना चाहिए वो फुली सेचुरेटेड होना चाहिए। क्या होगा, जो सॉइल होगा वो क्या होगा, फुली सेचुरेटेड होगा। और क्या होगा, जो फ्लो होगा ना वो 1 डायमेंशनल फ्लो होगा। कैसा फ्लो होगा, वो 1 डायमेंशनल फ्लो होगा। और क्या होगा, जो फ्लो होगा वो लेमिनारिक होगा। कौन सा फ्लो होगा आपका, लेमिनार होगा। एजम्पशन मतलब क्या होता है, मान्यता। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन स्टडी में इजी करने के लिए, स्टडी को आसान बनाने के लिए ऐसा क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं। क्या कर रहा है कि सॉइल पूर्णतः क्या होना चाहिए, सेचुरेटेड होना चाहिए। यानी जहाँ हम पारगम्यता देखेंगे, टेस्ट वगैरह करेंगे, है ना, वहाँ क्या होना चाहिए, सॉइल होना चाहिए, उसमें थोड़ा भी एयर नहीं होना चाहिए। क्योंकि एयर रहेगा तो मृदा के फ्लो में क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा, उससे आपका जो पारगम्यता है प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसलिए पहला एजम्पशन क्या है, जो सॉइल होना चाहिए वो फुली सेचुरेटेड होना चाहिए, उसमें थोड़ा भी आपका एयर नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है कि फ्लो जो होगा 1 डायमेंशनल होगा। 1 डायमेंशनल का मतलब ऊपर से यदि हम पानी डाल रहे हैं तो वो सीधा आ रहा है। कैसा जा रहा है आपका, सीधा जा रहा है। बात को समझ रहे हैं, और टेढ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि टेढ़ा जाएगा ना इस तरफ तो 2 डायमेंशनल फ्लो हो जाएगा। तो क्या सॉइल में ऐसा संभव है कि जब पानी डालेंगे तो वो एकदम सीधा ही जाएगा, नहीं संभव है ना, और थोड़ा इधर उधर जा सकता है। तो एक सारे के सारे एजम्पशन हम मानेंगे, जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, 1 डायमेंशनल फ्लो होगा। उसके बाद क्या कर रहा है, फ्लो हो रहा होगा जो लेमिनार फ्लो होगा। फ्लो कैसा होगा आपका, लेमिनार टर्बुलेंट। आप जानते होंगे लेमिनार मतलब एक कण एक दूसरे के पीछे, है ना, एक कण मतलब 2 कण हैं या फिर बहुत सारे कण हैं, जो आगे है वो आगे ही रहेगा, एक दूसरे पर आसानी से फिसलते हुए चलेंगे, जिसकी वेलोसिटी क्या रहेगा, कम रहेगा, है ना। वेलोसिटी यदि ज़्यादा हो गया तो वो फ्लो क्या हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है। आप हाइड्रोलिक्स में पढ़े होंगे, है ना। अब समझिएगा, लेकिन सॉइल के केस में ना जो रेनॉल्ड नंबर है वो 1 से कम होना चाहिए। किसके केस में, सॉइल के केस में यदि रेनॉल्ड नंबर 1 से कम है ना तो सॉइल का फ्लो क्या होगा, लेमिनार होगा। और यदि रेनॉल्ड नंबर 1 से अधिक हो गया तो वो जो फ्लो होगा वो टर्बुलेंट होगा। कौन सा फ्लो होगा आपका, टर्बुलेंट होगा, ठीक है।
तो इस डार्सी लॉ पढ़ने से पहले हमको एजम्पशन की जरूरत पड़ती है। डार्सी लॉ में कितने एजम्पशन? 3। पहला क्या होना चाहिए? पहला होना चाहिए फुली सैचुरेटेड, उसके बाद वन डायमेंशनल फ्लो, और जो फ्लो होगा वो क्या होगा? लेमिनार फ्लो होगा, एक परत दूसरे पर आसानी से मतलब धीरे धीरे जाएगा। अब खुद समझ सकते हैं सॉइल जो है, सॉइल में क्या है कि सॉइल में इतना ज़्यादा आपके पास होल नहीं है कि उसमें फ्लो तेज़ी से हो पाएगा। खुद समझ सकते हैं सॉइल में पानी धीरे धीरे ही जाएगा तो उसमें स्वाभाविक है लेमिनार होगा, है ना, यानी फ्लो उसका वेलोसिटी धीरे धीरे रहेगा। तो क्या होगा? तीन एजम्पशन क्या हुए? फुली सैचुरेटेड सॉइल, फ्लो वन डायमेंशनल, और क्या होगा? लेमिनार फ्लो होगा। अब डार्सी लॉ क्या होता है? डार्सी लॉ लिखेंगे हम, क्या होता है? हाँ लिखेंगे डार्सी लॉ, ठीक है। मेन डार्सी लॉ ये तो एजम्पशन था आपका। स्तरीय प्रवाह की स्थिति में, स्तरीय प्रवाह की स्थिति में संतृप्त मृदा में से, संतृप्त मृदा में से पानी बहने की दर, पानी बहने गति, पानी बहने का वेग भी लिख सकते हैं, चलिए गति, पानी बहने का गति द्रवीय ढाल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। एक क्या है आपका? मेन डार्सी लॉ क्या कर रहा है? स्तरीय प्रवाह की स्थिति में, इसको हम पहले लिख दिए हैं, देखिए स्तरीय यानी लेमिनार फ्लो की स्थिति में संतृप्त मृदा में से, कौन सा सॉइल है आपके? फुली सैचुरेटेड है, पानी बहने की गति, गति मतलब क्या होगा? वेलोसिटी, है ना। जो पानी बहने का जो गति होगा वो द्रवीय ढाल यानी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के, है ना, यानी जो वेलोसिटी होगा वो किसके समानुपाती होगा? आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के, है ना। अब समझ आया आपको? स्तरीय प्रवाह की स्थिति में थे संतृप्त मृदा में से पानी बहने की गति द्रवीय ढाल के क्या होगा? समानुपाती होगा, यानी भी समानुपाती क्या हो जाएगा? आई, जहाँ क्या है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। आई क्या है आपका? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एक स्लोप होता है। यदि समानुपाती को हम हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? के आई, क्या आ जाएगा आपका? के आई। अब समझिएगा दोनों तरफ क्या करेंगे हम? दोनों तरफ ए से गुणा करने पर, तो देखिए ए भी अपान क्या हो जाएगा? के आई ए। तो ए भी को हम लिखते हैं क्यू, कैपिटल क्यू लिख दीजिए, स्मॉल क्यू लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हो जाएगा आपका? के आई ए। क्यों किया? इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग? क्यों किया। जहाँ बात को समझ, क्यू इजकल टू क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे क्यू इजकल टू ए भी। ये क्या है आपका? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज क्या होता है? डिस्चार्ज क्या होता है? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, है ना। ये क्या होता है आपका? डिस्चार्ज होता है। तो क्यू इजकल टू क्या होता है? ए भी, है ना। क्या होगा आपका? ए भी। देखिए कैसे ए भी होता है। ए का क्षेत्रफल, ए का मात्रा क्या होगा? मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी का मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए मीटर और मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब सेकेंड, है ना। तो हो जाएगा वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, है ना। तो क्यू क्या है आपका? डिस्चार्ज है। क्यू क्या है आपका? जहाँ क्यू क्या है आपका? डिस्चार्ज। क्यू होता क्या है? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ये तो होता है क्यू, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ए क्या है आपका? टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, और आई क्या है आपका? हाइड्रोलिक, क्या है आपका? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यानी द्रवीय ढाल, है ना। और के क्या है आपका? के याद रखिएगा पारगम्यता गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। नया बोर्ड है, देख लें अच्छे से दिखाई तो दे रहा है ना। ठीक है, हाँ सब ठीक है। इसके नीचे नहीं जाना है, ठीक है। इधर हम जा सकते हैं, इसके नीचे नहीं जाना है। ऐसा टीचर मिलेगा आपको, आप लोग देखेंगे तो इतना बोर्ड हम बदल चुके ना। टीचर नहीं बदलता है, बोर्ड इतना सारा बदल चुके कि पूछिए मत। कई सारे रूम में, सब रूम में ज़्यादा कंटेस्ट करते रहते हैं किसमें अच्छे सारा। और समझिएगा, बात समझ रहे हैं, है ना। इसको समझाने के लिए हम बताए थे, है ना। देखिए वॉल्यूम पर टाइम आ गया है। बात को समझिए, वी क्या था? वी वेलोसिटी था, पानी बहने की गति किसके समानुपाती? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का समानुपाती आता है। के मिला। के क्या है? पारगम्यता गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, इसको फोकस करिएगा। कोफिशिएंट ऑफ क्या है? परमेबिलिटी।
आई क्या है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, आई क्या है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। उसके बाद ए क्या है टोटल क्रॉस सेक्शन है ना, एक सॉइल सैंपल है जिसमें पानी भरा है, कुल क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्यू क्या है डिस्चार्ज, डिस्चार्ज क्या होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है ना, वो आयतन बटा समय क्या होता है आपका डिस्चार्ज होता है, फ्लो रेट कहते हैं इसे, क्या कहते हैं फ्लो रेट कहते हैं। अब समझिएगा है ना, यही आपका सिंपल सा है, लेकिन आपको इसमें समझना पड़ेगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है, उसको हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। अब समझिए एक आपके पास सॉइल सैंपल है, क्या है आपके पास सॉइल सैंपल, ठीक है। ये सॉइल सैंपल कैसा होगा, ड्राई होगा, पार्शली सेचुरेटेड होगा या फुली सेचुरेटेड होगा, कैसा होगा मेरे लाल सेचुरेटेड होगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में ही ना कैसा होगा आपका सेचुरेटेड हो गया। देखिए इस तरह बनाइए है ना, इधर से बना दीजिए आप, या फिर अपने बुक में भी जैसा बनाया होगा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करिए इधर पानी डालिए, यहाँ तक पानी डालिए है ना। अब ये पानी डालेंगे समझिएगा, ये पूरी सेचुरेटेड सा पूरा पानी यहाँ आ जाएगा, पूरा पानी यहाँ आ जाएगा, लेकिन जितना ये ऊंचा रहेगा उतना ऊंचा तक ये पानी नहीं आ पाएगा है ना, उससे क्या रहेगा थोड़ा सा कम होगा। इस समझ रहे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है यल, क्योंकि एनर्जी का क्या होगा लॉस होगा। इस पानी को यहाँ से जाने में, यहाँ तक समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या होगा एनर्जी का लॉस होगा। समझिएगा ये पानी कम हुआ है तो ऐसा नहीं कि पानी इसमें रुक गया, क्योंकि सॉइल तो पहले से सेचुरेटेड सॉइल था ना, पानी इसमें रुका नहीं है, लेकिन यहाँ से जाने पर पानी इतना जितना ऊंचाई है उतना ऊंचाई इसको भी जाना चाहिए। इसको हम अच्छे बना दे रहे हैं, ठीक है, हाँ थोड़ा सा ढाल अच्छे दिखाई देगा, ठीक है। कहने का मतलब जितना ऊंचा ए है ना उतने ऊंचा इधर भी जाना चाहिए, लेकिन नहीं गया, क्यों, क्योंकि एनर्जी का क्या हुआ लॉस हो गया। अब एनर्जी का लॉस कैसे हुआ आप याद करिए, बर्नौली थ्योरम है ना। अब समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया, मान लेते हैं हम लोग H1, यहाँ तक की दूरी क्या हो गया मान लेते हैं H2 बीच से, ठीक है। बर्नौली थ्योरम क्या कहता है, P/ρg कहता है P1/ρg1 है ना, प्लस क्या कहता है आपका Z दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। यानी Z मतलब Z1, हम इसको क्या लिखे हैं H1 लिखे हैं ना, क्या लिखे हो जाएगा आपका H1। उसके बाद P/ρg, उसके बाद होता है आपका V1² है ना, पढ़े होंगे ये सारे। एक पे दो पे क्या हो जाएगा आपका H2, दो पे H2 प्लस P2/ρg है ना, प्लस V2²/2g। अब समझिएगा सॉइल से जब पानी का फ्लो होगा ना तो तेजी से तो होगा नहीं, बहुत ही धीरे धीरे होने वाला है ना, बहुत धीरे धीरे होगा, इसलिए V एकदम क्या होगा 0 के करीब। तो V को हम लोग मान लेंगे नगण्य, तो V का मैटर खत्म, V कितना मान लेंगे 0, एकदम स्लो धीरे होगा। अब समझिएगा H1 प्लस P इक्वल क्या होता है ρgh, क्या होता है आपका ρgh हो जाएगा ना, अपान समझिए अपान ρg इक्वल टू H2 प्लस P इक्वल क्या होता है ρgh2/ρg। यहाँ H1 है ना, यहाँ क्या है H2 है, तो ρg से ρg कट गया है, ρg से ρg। देखिए H1 और H2 आप पढ़ेंगे बर्नौली थ्योरम में, जब आपका जो रहता है आपका सैंपल एकदम हॉरिजॉन्टल रहता है तो H1 और H2 का मान क्या होता है बराबर होता है ना। क्षैतिज की स्थिति में टोटल पोटेंशियल एनर्जी दोनों तरफ का क्या रहेगा बराबर रहेगा, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। इसको हम Z1 Z2 लिखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा दोनों तरफ का क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ना आपका Z2 है ना Z1, तो Z1 Z2 भी बराबर होगा, आपस में कट जाएगा, तो बचेगा क्या H1 और H2। तो ये क्या चीज़ है H1 और H2, दिख तो रहा है आपको हाइट, H1 और H2 क्या दिख रहा है हाइट, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है एनर्जी है। कैसे एनर्जी है, टोटल एनर्जी है। कैसे एनर्जी है हम यहाँ से देखे हैं है ना। H1 और H2 क्या है हम कहेंगे एनर्जी है, दिख रहा है आपको हाइट है ना, क्योंकि बिलो फिर समझाते हैं। देखिए यहाँ का क्या हो जाएगा, यहाँ का टोटल एनर्जी क्या होगा Z1 प्लस P1/ρg प्लस V1²/2g इक्वल टू Z2/P2/ρg प्लस V2²/2g। Z1 Z2 बराबर होगा खत्म, V1 0 होगा है ना, यानी वेलोसिटी क्या होगा 0 होगा, बहुत ही स्लो फ्लो होगा 0। P1 क्या होता है ρgh1/ρg इक्वल टू ρgh2/ρg है। देखिए एक ρg से ρg कट जाएगा, तो H1 इक्वल टू H2 है ना।
तो अब देखिएगा यहाँ से यहाँ जाने पर पानी इतना ऊंचा क्यों नहीं उठा है, दोनों का एनर्जी तो बराबर है, क्यों नहीं उठा है, क्योंकि इसमें क्या होगा, एनर्जी का लॉस हुआ होगा। कैसे, घर्षण से, है ना, घर्षण से लॉस हुआ होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं लॉस करने के लिए, यहाँ थोड़ा सा बढ़ा है, थोड़ा सा आपका एरिया बढ़ेगा घटेगा, है ना, तो थोड़ा थोड़ा हर जगह लॉस होगा, इसलिए क्या हो गया है, छोटा हो गया। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है, यही क्या है, आई, यही आई क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ए वाला दूरी को कहते हैं हम लोग HL, क्या कहते हैं, हेड लॉस। हेड लॉस क्या होता है, HL इक्वल टू H1 माइनस H2। देखिए H1 में से H2 घटाएंगे तो यही तो बचेगा, टोटल में से इतना घटाएंगे तो यही बचेगा। उसके बाद हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा सिंपल है, ले लीजिए, लंब बटे आधार, यानी HL/L, क्या हो जाएगा, HL/L। ठीक है, इतना समझ आया। तो हम टोटल क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि डिस्चार्ज इक्वल टू KIA को हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, K इक्वल टू K डेल्टा H या HL, HL को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H भी लिख सकते हैं, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, अपान L, है ना, स्मॉल L या फिर कैपिटल L, बीच की दूरी इंटू A, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी कह देते हैं नहीं, हमको जानते हैं मेरे बच्चे तेज तेज हैं, है ना। तो इतना समझ आया। एक क्या था, टोटल क्या था आपका, डार्सी लॉ, क्या था ये, डार्सी लॉ, समझे। तो डार्सी लॉ क्या है आपका, डार्सी लॉ पढ़ने से पहले हमको कुछ एजम्पशन जानना पड़ेगा, यानी सॉइल क्या होना चाहिए, फुली सैचुरेटेड होना चाहिए, 1 डायमेंशनल फ्लो होना चाहिए, और फ्लो जो होना चाहिए लेमिनारिक होना चाहिए। लेमिनारिक होगा तो 1 डायमेंशनल होगा ही, ठीक है। अब समझते हैं, कह रहा है अस्तरीय प्रवाह की स्थिति में संतृप्त मृदा में से पानी बहने की गति द्रवीय ढाल के समानुपाती होता है। लिखें V समानुपाती I, समानुपाती हटाएं, V इक्वल टू KI, K क्या है, पारगम्यता गुणांक, I क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, दोनों तरफ A से गुणा किए हैं तो इधर मिला है डिस्चार्ज इक्वल टू AV, इधर KIA। I क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, हेड लॉस अपान लेंथ, हेड लॉस अपान लेंथ, है ना, हेड लॉस अपान लेंथ क्या मिल जाएगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो हो जाएगा आपका Q इक्वल टू K डेल्टा H अपान L इंटू A। इतना फटाक से नोट करिए। और देखिए आप लोग क्या है कि वीडियो को रिकॉर्ड करके मत देखा करिए, मेरा नुकसान हो रहा है, ठीक है। क्या करना है, कुछ दिन वीडियो को आप रिकॉर्ड करके मत देखिए, वीडियो को मतलब कि डाटा खर्च करके ही देखिए, कुछ दिन रिक्वेस्ट है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा दिक्कत होगा, नुकसान होगा हमको, अभी नहीं, उसके बाद जैसा मन करो वैसा आप लोग देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मिटा दें। अब अगला हेडिंग डालिएगा, पारगम्यता गुणांक। क्या हेडिंग डालना है आपका, पारगम्यता गुणांक, पारगम्यता गुणांक यानी K। अब पारगम्यता गुणांक क्या है समझिएगा, क्या भी हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, KI, V इक्वल टू क्या होता है, KI, है ना। यदि A भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यदि I इक्वल टू 1, I क्या है आपका 1 हो जाएगा, तो V किसके बराबर होगा, K के बराबर। V क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी या फ्लो, है ना, प्रवाह की गति है। K क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, है ना। अब समझिएगा हम क्या कहेंगे, पारगम्यता गुणांक, पारगम्यता गुणांक क्या होगा, इकाई द्रव्यीय ढाल पर, इकाई द्रव्यीय ढाल पर संपूर्ण खंड में से पानी के गति के बहने के, पानी के बहने के गति के बराबर होता है ना। देखिए V के बराबर है, कुछ नहीं किए मेरे भाई, ऊपर वाले को हम नीचे लिख दिए। पारगम्यता गुणांक K, इकाई द्रव्यीय ढाल, देखिए I माने हैं 1 है, 1, अरे 1 बनो भाई,
है ना। क्या है, इकाई द्रव्य ढाल पर संपूर्ण खंड में से, ए लिए ही नहीं है, टोटल खंड ले लेंगे, है ना। संपूर्ण खंड में से पानी बहने की गति भी के बराबर है, के बराबर है कौन, पारगम्यता गुणांक। अतः पारगम्यता गुणांक की मात्रक में क्या होगा, वेग का मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो इतना तेज तो नहीं बहेगा ना, मीटर प्रति सेकेंड में पारगम्यता थोड़ी होगी, है ना। वो धीरे धीरे पानी बहता है, तो क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, 1 सेकेंड में देखेंगे कितना सेंटीमीटर जा रहा है, समझे। कैमरे को बहुत नज़दीक लगाए हैं और फिर हम वही बात कहेंगे, बताइएगा। कैमरा एकदम पास में ही है, इतना करेंगे पास आ जाएगा कैमरा, ठीक है। तो बताइएगा कैसा आपको आज का क्लास लगा है, अब समझिएगा। अब क्या बताना, हाँ, कुछ विभिन्न प्रकार के मृदाओं के लिए, विभिन्न प्रकार के मृदाओं के लिए पारगम्यता गुणांक, है ना। अब देखिएगा, हम पूछते हैं आपसे कि सबसे अधिक पारगम्यता किसका होगा, ग्रेवल का, उसके बाद सैंड का, उसके बाद सिल्ट का, और सबसे कम पारगम्यता किसका होगा, आपका क्ले का, है ना। ये नहीं समझिएगा, एक कंसेप्ट यहाँ है, आप समझिए। हम आपसे क्वेश्चन करें कि सबसे बड़े जो वाइड होंगे, इन चारों में हम आपसे पूछ रहे हैं, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले। जो वाइड होंगे, वाइड मतलब रंध्र स्थान, खाली स्थान, किसमें सबसे बड़े होंगे, सबसे बड़े बड़े रंध्र स्थान किसमें होंगे, तो आप कहेंगे सर इसमें होंगे। सही बात है, जो ग्रेवल होगा उसमें सबसे बड़े बड़े वाइड होंगे रंध्र स्थान, उसके बाद इसमें सबसे छोटे छोटे रंध्र स्थान किसमें होंगे, इसमें। लेकिन हम कह दें टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड, यानी कुल रंध्रों का आयतन किसमें अधिक होगा, बताइए। कुल रंध्रों, दो चीज़ें हम पूछ रहे हैं, किसमें बड़े बड़े होल होंगे, बात को समझ रहे हैं, रंध्र स्थान वॉइड किसमें बड़े बड़े होंगे, तो सिंपल है ग्रेवल में। लेकिन किसमें ज़्यादा, मतलब कि होल, मतलब किसमें आयतन ज़्यादा होगा, होलों का आयतन, वॉइड का यानी रंध्र स्थान का आयतन किसमें अधिक होगा, ग्रेवल में नहीं, किसमें होता है, क्ले में। क्ले में रंध्र तो छोटे छोटे होंगे, लेकिन रंध्रों का टोटल आयतन क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो आप कहेंगे सर रंध्रों का आयतन 3 चीज़ें हैं, सबसे बड़े बड़े होल नहीं बोलेंगे, वाइड है, ठीक है, लग रहा है जंगल से पकड़ के आए हैं। होल का आयतन देखिए, सबसे बड़े बड़े वाइड कहाँ होंगे, ग्रेवल में। आपको पता है जब इधर जाते जाते वाइड का साइज कम होगा, लेकिन सबसे अधिक वॉल्यूम वाइड का किस में होगा, क्ले में। क्ले में वॉल्यूम वाइड का अधिक होगा, मतलब कि उसमें जो रंध्र स्थान बड़े बड़े हैं वो छोटे छोटे हैं रंध्र स्थान, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। तो हम कहते हैं पारगम्यता किस में अधिक होगी, सबसे जहाँ वॉल्यूम का वाइड अधिक है, यहाँ साइज अधिक है। अब देखिए मेरे लाल, हम कहते हैं साइज ऑफ वॉइड, रंध्र का माप किस में अधिक होगा, तो ग्रेवल में, उसके बाद होगा सैंड में, है ना, इसको मिटा सकते हैं। उसके बाद होगा आपका सिल्ट में, और सबसे कम होगा क्ले में। क्या है आपका साइज, जो वॉइड है उसकी साइज, हम कहते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड, यानी रंध्रों का कुल आयतन किस में होगा, क्ले में ज़्यादा रंध्र होता है, आयतन, टोटल रंध्रों का आयतन होगा ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड, कुल रंध्रों का आयतन किस में होगा, क्ले में, उसके बाद सिल्ट में, उसके बाद सैंड में, सबसे कम किस में होगा आपका, ग्रेवल में। भाई ग्रेवल में बड़े बड़े तो रंध्र हैं, लेकिन टोटल रंध्र आयतन कम है। अब कहेंगे कैसे, आप ना चावल ले लीजिए, नहीं लेना नहीं है, सोचिए, ठीक है, बना के खाना नहीं है, चावल दाल यहाँ, चावल ले लीजिए, मतलब कि माइंड में लीजिए, और आटा ले लीजिए, है ना। आप घर में भरे होंगे, एक जो रहता है जिसमें चावल आटा रखा जाता है, एक डब्बा लीजिए, उसमें भर के चावल भर दीजिए और आटा भर दीजिए, उसके बाद दबाइए आप खुद सोचेंगे चावल ज़्यादा दबेगा कि आटा ज़्यादा दबेगा, क्लियर हुआ, कौन सा ज़्यादा दबेगा, आटा ज़्यादा दबेगा। दबा क्यों है, क्योंकि उसमें वाइड क्या होंगे, अधिक हैं, टोटल वाइड क्या है, अधिक हैं, इसलिए वो ज़्यादा दब गया है। लेकिन आप खुद सोचिए, जो वाइड किस में बड़े बड़े हैं,
मतलब आटा में बड़े बड़े वाइड थे कि चावल में थे, तो आप कहेंगे सर चावल में बड़े बड़े। सिंपल कंसेप्ट है ना, समझ आ गया। हम कहते हैं परमेबिलिटी किस में अधिक होगी, पारगम्यता किस में अधिक होगा, नया नया क्लास है ना। पारगम्यता किस में अधिक होगा, क्ले में होगा अधिक, यही हो जाएगा सेम, ठीक है। सबसे अधिक पानी किस में बहेगा, क्ले में, अरे नहीं मेरे लाल, सबसे अधिक होगा आपका ग्रेवल में, उसके बाद सिल्ट में, क्या हो गया हमको, सैंड में, उसके बाद सिल्ट में, उसके बाद किस में हो जाएगा आपका, क्ले में हो जाएगा। यानी सबसे धीरे धीरे पानी किस में से निकलेगा, क्ले में से निकलेगा। अब कहेंगे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों सर जी, टोटल वॉल्यूम क्ले में अधिक है तो पारगम्यता भी अधिक होना चाहिए क्ले में। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो क्ले होते हैं ना, क्ले के वाइड नो, जो क्ले के रंध्र स्थान है वो आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बहुत संख्या में होते हैं, लेकिन एक दूसरे आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं। जबकि जो ग्रेवल के होते हैं वो बड़े बड़े साइज के रहते हैं, तो वो सारे जो वाइड होते हैं रंध्र स्थान वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो आपस में कनेक्टेड रहेगा, तो इसलिए उसमें पारगम्यता क्या होती है, तेजी से होता है। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है, इसमें नहीं कन्फ्यूज होना चाहिए। तो विभिन्न प्रकार की मृदाओं के लिए पारगम्यता गुणांक आपको समझ आया, इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद कितना होता है, इतना भी तो जानना है ना आपको। पारगम्यता गुणांक हम कभी वेलोसिटी नहीं देखेंगे, पारगम्यता गुणांक देखेंगे। तो है आपका, हाँ क्या, सॉइल इधर लिखेंगे पारगम्यता गुणांक। आप सिविल इंजीनियर हैं, अब के का मतलब समझ गए होंगे, लिखना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी नहीं लिखना पड़ेगा, है ना। हम कहते हैं क्ले, ग्रेवल का, सैंड का, सिल्ट का और क्ले का। अब बात देखिए, दिक्कत है फंस क्यों रहे हैं, क्योंकि मेरा दिमाग दो तरह है। अभी लड़के आने वाले हैं सब पढ़ने, फर्स्ट ईयर वाले, ठीक है, और हम इधर पढ़ा रहे हैं, तो हो रहा है कि पता नहीं कितना टाइम हुआ, आ ना गए हो सब बाहर, हम पूरा पैक करके रूम में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा बहुत हो रहा है। देखिए 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है ना, अधिक ग्रेवल में पारगम्यता गुणांक कितना होगा, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से अधिक होगा। सैंड में 10 पे, हाँ 1 सेमी से लेकर के 1 सेमी पर सेकेंड से लेकर 10 पे -3 सेमी प्रति सेकेंड से। आपको बुक में कुछ दूसरा दिया होगा, हम बहुत सारे डाटा पढ़ाएंगे, आपके बुक में थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, लेकिन आपको यही याद रखना है। ये होगा आपका 10 पे -3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड से 10 पे -6 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये क्या होगा, 10 पे -6 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड से कम। इसे कहते हैं हम लोग परमिएबल, पारगम्य। क्या कहते हैं, पारगम्य मृदा। इसे भी कहेंगे, कंडीशन लिख दीजिएगा, स्थिति, इसे भी कहेंगे पारगम्य मृदा, इसे कहेंगे थोड़ा पारगम्य, थोड़ा स्लाइटली परमिएबल, पारगम्य, इसे कहेंगे अपारगम्य। यानी क्ले में से इतना धीरे धीरे फ्लो होता है वो, उसको हम मान लेते हैं अपारगम्य सॉइल। डन। पहले हमको टाइम देख लेने दीजिए कितना टाइम हुआ, उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ा रहे हैं, सीपेज वेलोसिटी, सुपरफिशियल वेलोसिटी। वेट ए मिनट, 2:50। पहला मतलब पहला क्या, अगला टॉपिक सुपरफिशियल वेलोसिटी। क्या शुरू करेंगे, सुपरफिशियल वेलोसिटी। इसे एक और नाम से जानते हैं हम लोग, वेलोसिटी या फ्लो वेलोसिटी, वेलोसिटी या फ्लो। अब देखिएगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं v/KI, जानते हैं v/KI। यही हम लाए थे, ए से दोनों तरफ गुणा करके KIA, है ना, डार्सी समीकरण से, है ना। Q क्या होता है, ए भी होता है, Q=AB। तो यहाँ जो भी है, हम कहें यहाँ जो भी है, इसी को हम कहते हैं सुपरफिशियल, क्या होता है आपका, सुपरफिशियल वेलोसिटी, है ना। डार्सी, यदि डार्सी ला आप पढ़े होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता होगा। ये जो होता है यही क्या होता है, सुपरफिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी या फ्लो। ये नहीं समझिएगा, जब मृदा का प्रवाह हम कहाँ देखते हैं, पूरे क्रॉस सेक्शन में देखते हैं, उस समय जिस वेग से मृदा का प्रवाह होगा उसे हम कहेंगे क्या, सुपरफिशियल वेलोसिटी। अब समझिएगा सुपरफिशियल वेलोसिटी क्या होता है। आप सुने होंगे, सुने क्या होंगे, डिप्लोमा वाले हो सकता है कि महसूस भी किया हो, फेशियल, शादी हुआ होगा आपका तो आपका चेहरे का क्या हुआ होगा, फेशियल हुआ होगा, ठीक है। तो फेशियल मतलब क्या होता है,
अंदर से तो आप मेरे ही जैसे हैं, लेकिन ऊपर ऊपर क्या किया जाता है, ऊपर ऊपर चमका दिया जाता है, यानी गोरे कर दिया जाता है, उसे कहते हैं हम लोग फेशियल। यानी जो आप चमकते हैं ऊपर से वो फर्जी है ना, वो आपका गलत है, एक्चुअल में वैसा नहीं है। तो सुपरफिशियल मतलब हुआ वही कि फर्जी वेलोसिटी, सुपरफिशियल मतलब फर्जी, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा हमको लगता है कि वैसा है, लेकिन वैसा नहीं है। बात को समझ रहे हैं? ए ऊपर ऊपर वेलोसिटी, सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर, एक गलत है ना, एक गलत वेलोसिटी है। क्यों गलत है अभी हम देखेंगे। तो सुपरफिशियल वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी ऑफ फ्लो का डिफिनीशन क्या होता है, जब वेलोसिटी का फ्लो को काउंट करने के लिए यानी गणना में पूरे क्रॉस सेक्शन को हम लेते हैं, है ना, पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया पर विचार किया जाता है, तो उस समय जिस वेग से फ्लो होगा उसे हम कहेंगे सुपरफिशियल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ फ्लो। जैसे कि देखिए मेरे पास सॉइल का इसमें सैंपल है, सॉइल का इसमें क्या है, सैंपल है। चलिए वर्गाकार बना देते हैं। एक क्या हो गया आपका, सॉइल का सैंपल हो गया। अरे ये सांचा है, इसके अंदर क्या है आपका सॉइल, मृदा का फ्लो इधर से होगा। ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो हैचिंग कर रहे हैं यही क्या है आपका टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब हम गणना में क्रॉस सेक्शनल एरिया में से देखेंगे कितना तेज प्रवाह हो रहा है तो उसे कहेंगे सुपरफिशियल वेलोसिटी। लेकिन हम इसे फर्जी क्यों बोले हैं, मतलब कि ऊपर ऊपर क्यों बोले हैं। अब समझिए, जो फ्लो होगा वो फ्लो कहाँ होगा, वो फ्लो वॉइड के माध्यम से होगा, रंध्रों के माध्यम से होगा, यानी खाली स्थान जो मिट्टी के बीच में है उसके माध्यम से फ्लो होगा। उससे हम कहते हैं क्या, सीपेज वेलोसिटी। क्या कहते हैं, सीपेज वेलोसिटी। इसी का एक और नाम है एक्चुअल वेलोसिटी। इसी का और नाम है क्या, एक्चुअल वेलोसिटी। यानी वैसा प्रवाह सॉइल में से, वैसा प्रवाह जो सिर्फ सॉइल में उपस्थित रंध्रों के माध्यम से होता है, तो उस प्रवाह को क्या कहते हैं हम लोग, सीपेज वेलोसिटी या फिर एक्चुअल वेलोसिटी। कुछ कन्फर्म हो रहा है। जब पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया को, है ना, देखिए एक क्या था, पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसमें से जो सिर्फ वाइड है, मिट्टी के बीच में खाली स्थान है, उसके मध्य पानी का प्रवाह होगा तो उसे हम कहेंगे एक्चुअल वेलोसिटी। कुछ क्लियर हो रहा होगा ना, है ना। तो आपको समझ आया ना। अब हम क्यों कर रहे थे झूठा वेलोसिटी है, यानी ऊपर ऊपर वेलोसिटी है, क्योंकि पूरे रंध्र में से तो पानी का प्रवाह नहीं हो रहा है। पानी का प्रवाह कहाँ से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वाइड के माध्यम से। जब वाइड के माध्यम से पानी का प्रवाह को काउंट करेंगे तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, सुपर सीपेज वेलोसिटी। तो सीपेज वेलोसिटी को हम दिखाते हैं VS से। फिर ध्यान रखने वाली बात, ये जो VS है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नहीं है। अब पढ़े होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में, VS को क्या पढ़े होंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नहीं है। क्या है, V मतलब वेलोसिटी, CS मतलब सीपेज वेलोसिटी है ना। बात को ध्यान रखना इसमें। तो सीपेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है फ्लो वेलोसिटी। देखिए यानी सुपरफिशियल वेलोसिटी अपान N क्या होता है बताइए, N होता है पोरोसिटी, है ना, यानी रंध्रों में से जो वेलोसिटी होगा उसे कहेंगे सीपेज वेलोसिटी। सही है। अब समझिएगा, हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोनों में अधिक कौन होगा, इन सारे मृदा में से पानी तेजी से बहेगा कि रंध्रों में से पानी तेजी से बहेगा, सोच के बताइए, सोचिए, है ना। आपके सामने फार्मूला भी लिखा है, यदि आप अच्छे से पढ़े होंगे तब तक हम देख ले कहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। अरे बहुत सारा जगह है अभी तो, है ना। बताइए, सोचिए हम क्या कर रहे हैं, कहाँ VS अधिक होगा कि V अधिक होगा, कौन सा अधिक होगा, V। यही सोचे थे, यदि ये सोचे हैं तो अच्छी बात नहीं किया। कौन सा अधिक होगा आपका, VS अधिक होगा। अब कहेंगे क्यों, समझिएगा क्यों, क्योंकि N का मान कितना होता है, N का मान बताइए तो 0 से अधिक होता है और 1 से कम होता है। N क्या होता है मेरे लाल, VV/V, है ना। VV/V क्या होता है, पोरोसिटी होता है। तो N का मान क्या होगा, 0 से तो अधिक होगा लेकिन 1 से कम होगा। जब नीचे का यानी हर का मान 0 से कम होता, 1 से कम होता है, जब हर का मान 1 से कम होगा तो ऊपर का मान 1 से अधिक आ जाएगा, है ना। तो V का मान क्या होगा, V का मान कम होगा किससे, VS से। बात को समझ रहे हैं। यानी सीपेज वेलोसिटी का मान अधिक होगा जबकि फ्लो वेलोसिटी का मान कम होगा, है ना। टोटल एरिया, रंध्र एरिया, जब रंध्रों का देखिए ना, हम डिस्चार्ज हमको समान रखना है ना, डिस्चार्ज को समान रखना है AB, डिस्चार्ज इक्वल टू AB,
भी इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान ए। जब एरिया बढ़ेगा तो भी घटेगा, इसको कांस्टेंट रखना है। जब एरिया बढ़ेगा भी घटेगा, जब एरिया घटेगा तो भी बढ़ जाएगा। तो टोटल एरिया अधिक है ना एरिया वॉइड से टोटल एरिया अधिक है, तो एरिया ऑफ वॉइड कम, वेलोसिटी अधिक। ऐसा भी समझ सकते हैं, यहाँ से भी समझ सकते हैं, किसी भी तरह समझिए लेकिन समझिए, ठीक है। अब हमको डेरिवेशन देखना है इसका, कैसे ए आया है। ठीक है, देखिए आपके पास ना कौन सा टॉपिक है हमारा, एक्चुअल वेलोसिटी है ना। कौन सा टॉपिक है आपका, एक्चुअल वेलोसिटी या सीपेज वेलोसिटी, यही हम टॉपिक पढ़े हैं। डेरिवेशन देखना है। हम जानते हैं कंटिन्यूटी सत्यता समीकरण से क्यू इक्वल टू क्या होता है आपका, A1 B1 इक्वल टू A2 B2, ऐसा होता है। अब देखिए आपके पास सॉइल है, आपके पास क्या है, सॉइल। इस सॉइल में क्या होंगे, वाइड होंगे, और इस सॉइल में क्या होंगे, वाइड होंगे और सॉलिड होंगे। वाइड में क्या रहेगा, या तो एयर हो सकता है या वाटर हो सकता है। अब एयर वाटर रहे हमसे नहीं मतलब, या तो वाइड होगा या फिर सॉलिड होगा। इसको हम अलग फॉर्म में स्टडी में अध्ययन के लिए कैसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं। सॉइल सैंपल की लंबाई कितनी है, L। इसके दो भाग कर देते हैं, बीच वाले भाग को कहते हैं एरिया ऑफ वॉइड। ए भी मतलब क्या है, भी पैरों में, भी कहाँ है, पैरों में, तो एरिया ऑफ वाइड ये क्या हो जाएगा आपका, टोटल एरिया। क्या हो जाएगा आपका, टोटल एरिया, ए भी। ठीक है, अब देखिएगा कुछ भी रख दीजिए, A1 B1 की जगह रख दीजिए आप ए भी रखिए, A2 B2 की जगह रखिए आपका ए भी VS। देखिए कैसे होगा भाई, स्टडी करना है तो हमको डिस्चार्ज को सेम रखना है। बात को समझिएगा, डिस्चार्ज को क्या रखना है, सेम रखना है। लेकिन हम देखेंगे टोटल एरिया ले रहे हैं या सीपेज ले रहे हैं तो क्या इफेक्ट आ रहा है। तो देखिए ए भी, ए क्या है, टोटल एरिया। टोटल एरिया में से जो वेलोसिटी आएगा उसे हम कहते हैं सुपरफिशियल वेलोसिटी। एरिया ऑफ वॉइड, एरिया ऑफ वाइड में से जो फ्लो होगा उसे कहते हैं सीपेज वेलोसिटी। हम इसको लिख रहे हैं लेकिन आपको नहीं लिखना, आपको समझना है। एक क्या है, टोटल एरिया। छोटा तो नहीं लिख रहे हैं ना, तेरी ब्लर हुआ है पता नहीं क्यों। वेट अ मिनट, पता नहीं कब से ब्लर हुआ है भाई। ठीक है, ये समस्या है, कब से ब्लर हुआ था। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं है ना, आप लोग समझे होंगे। इसको हम ऐसा दिखाए हैं, ठीक। तो देखिए ये क्या है, टोटल एरिया। टोटल एरिया में से वेलोसिटी को क्या कहते हैं, सुपरफिशियल वेलोसिटी। सुपरफिशियल वेलोसिटी ये क्या है, एरिया ऑफ वॉइड। एरिया ऑफ वॉइड, इसमें से जो फ्लो होगा उसे हम क्या कहेंगे, सीपेज वेलोसिटी। क्या कहेंगे, सीपेज वेलोसिटी। आपको नहीं लिखना है, आप समझिएगा। यहाँ से हमको VS देखना है, क्योंकि हम एक्चुअल वेलोसिटी या सीपेज वेलोसिटी। VS इक्वल टू क्या होगा, ए भी अपान ए वाला ए भी। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं हो रहा है। कैपिटल V ए पैरों में भी है, यानी बात को समझ रहे हैं। एरिया ऑफ वॉइड क्या करेंगे, ऊपर और नीचे L से गुणा करेंगे। क्या करेंगे हम, L से गुणा करेंगे, समझिएगा। VS इक्वल टू ए और ए मिल के क्या हो जाएगा, V। ए कौन सा V है, ए कौन सा V है, ए टोटल वॉल्यूम है। मेरा लाल अच्छे समझिएगा, ये जो ए एरिया और वेलोसिटी मिलकर क्या बनाएगा, वॉल्यूम बनाएगा V। जबकि बगल में V क्या है, ए V क्या है, ए भी आपका ए वाला V है, सुपरफिशियल वेलोसिटी। सुपरफिशियल वेलोसिटी हो रहा है ना कन्फ्यूजन, V में है ना। ए वाला क्या है, टोटल V।
ए क्या हो जाएगा स्मॉल v, मतलब कि v हो जाएगा सुपरफिशियल वेलोसिटी अपान ए क्या हो जाएगा वी भी। भाई एरिया ऑफ वॉइड अपान लेंथ तो दोनों का सेम है तो हो जाएगा वी भी, यानी एरिया वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड यानी रंध्रों का आयतन। देख रहे हैं सिर्फ वी भी ही बचा, बी भी नहीं, क्या बचा वी भी। अब समझिएगा, सिविल वाले ज़्यादा दिमाग लगा लेंगे भाई। अब खुद यार आप सोचिए, अब यार यहाँ समझे ना, ये जो भी है, ये जो भी है एरिया और लेंथ में जाकर भी वॉल्यूम है, और भी पहले से ही है, ये वाला भी सुपरफिशियल वेलोसिटी, नीचे एरिया ऑफ वॉइड अपॉन लेंथ, ए वॉल्यूम ऑफ वॉइड है ना। अब समझिएगा, आप याद रखिए एन इजकल टू क्या होता है वी भी अपान भी, यही होता है ना एन इजकल टू। तो 1/n क्या होगा भी अपान भी भी, उल्टा कर देना है 1/n, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, भी अपान भी। तो देखिए ये हो जाएगा भी, लेकिन भी अपन भी अपन भी क्या हो जाएगा आपका यन। ऐसा हम लिखे थे, डायरेक्ट लिखे थे, यहाँ हम डेरिवेशन करके लाए हैं। भी अपन भी को 1/n, तो क्या होता है आपका सुपरफिशियल वेलोसिटी, ए वाला वेलोसिटी, सुपरफिशियल वेलोसिटी और पोरोसिटी का रेशियो क्या होता है आपका स्पीड वेलोसिटी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टेस्ट, पढ़ेंगे क्या करेंगे, पारगम्यता परीक्षण। सही है, अगर सही हो, समझ आ गया हो, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, हाँ चलते हैं। अब क्या पढ़ना है आपका, डिटर्मिनेशन ऑफ परमिबिलिटी है ना। क्या पढ़ना है आपको, डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल सैंपल। अरे सर इतना बड़ा हेडिंग, क्या है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल सैंपल, यानी मृदा का पारगम्यता गुणांक ज्ञात करना है ना। अब देखिए इसके कई मेथड हैं। पहला मेथड आपका लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड क्या होता है, प्रयोगशाला विधि, ऐसा लिख सकते हैं, प्रयोगशाला विधियाँ। लेबोरेटरी मेथड कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के, कांस्टेंट हेड मेथड यानी स्थिर शीर्ष विधि, दूसरा है आपका फॉलिंग हेड मेथड, इसका एक और नाम है वेरिएबल हेड। अब आपका चैप्टर में कुछ बता नहीं है, ठीक है, मेथड यानी चल शीर्ष विधि, चल शीर्ष विधि। दूसरा क्या हो जाएगा आपका फील्ड टेस्ट मतलब हिंदी क्या होगा, स्थलीय परीक्षण। एक कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। अभी बस लिख दिए, मतलब क्या समझिए, अभी हम बता देंगे क्या है। पहला होगा आपका पंपिंग आउट मेथड, दूसरा क्या होगा आपका पंपिंग इन मेथड, तीसरा आपका होता है इनडायरेक्ट मेथड। क्या होगा आपका इनडायरेक्ट, इसमें होगा इनडायरेक्ट में पहला होगा आपका यानी कंसोलिडेशन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर। दूसरा है क्या है आपका क्षैतिज केशिकत्व परीक्षण, क्या है आपका क्षैतिज केशिकत्व परीक्षण, ठीक है। तीसरा क्या है आपका कण परिमाप
परीक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अब देखिएगा, इतना रामायण लिखे हैं, लेकिन आपका काम का चीज़ क्या है बताइए? काम की चीज़ क्या है? सिर्फ और सिर्फ दोनों ऊपर वाला। क्या आपको पढ़ना है? लेबोरेटरी मेथड यानी लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में क्या पढ़ेंगे? कांस्टेंट हेड मेथड और फॉलिंग हेड मेथड, यही है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो हम आपसे पूछें कि कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ सॉइल के डिटर्मिनेशन की कितनी विधियां होती हैं? तो आपको 2 विधि नहीं कहना है, आपको कहना है 3 विधि। पहला लैब टेस्ट, दूसरा फील्ड टेस्ट, तीसरा इनडायरेक्ट टेस्ट। लैब टेस्ट 2 प्रकार का होता है, कांस्टेंट हेड मेथड और फॉलिंग हेड मेथड। उसके बाद 2 प्रकार का फील्ड टेस्ट होता है, पंपिंग आउट, पंपिंग इन। उसके बाद 3 प्रकार का होता है आपका इनडायरेक्ट मेथड। कंसोलिडेशन का हम आंकड़ा प्राप्त कर लेंगे, कण परिमाप का आंकड़ा प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद क्षैतिज केशिका मेथड से। ठीक है, अब ये क्या चीज़ होती है ये जानना दिमाग का दही करने के बराबर है। हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हमको पूरा फोकस किस पे करना है? कांस्टेंट हेड मेथड और फॉलिंग हेड मेथड। डिटर्मिनेशन ऑफ परमिबिलिटी ऑफ सॉइल टेस्ट क्या करेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ परमिबिलिटी ऑफ सॉइल। उसमें पहला टेस्ट मेरा क्या था? फिर हम रिवीजन करते हैं। पहला टेस्ट मेरा था लैब टेस्ट यानी लेबोरेटरी टेस्ट, है ना? क्या टेस्ट था मेरा? लेबोरेटरी टेस्ट। अब लेबोरेटरी टेस्ट में क्या था? 2 प्रकार का था। पहला था आपका कांस्टेंट हेड मेथड, क्या आपका कांस्टेंट हेड मेथड, और दूसरा था आपका फॉलिंग हेड मेथड। फॉलिंग हेड मेथड या इसे वेरिएबल हेड मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका वेरिएबल हेड मेथड, है ना? क्या था आपका? फॉलिंग हेड मेथड या फिर वेरिएबल हेड मेथड। तो देखिए सिलेबस में आपके यही है। अब सिलेबस देखेंगे तो उसमें लिख दिया है कि लेबोरेटरी टेस्ट, सिंपल क्या लिखा है? लेबोरेटरी टेस्ट। सिलेबस में आपके यही है, लेकिन हम आपको वो भी पढ़ा देंगे। कौन वाला? फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट 2 प्रकार से, फॉलिंग हेड मेथड और फील्ड टेस्ट 2 प्रकार से, पंपिंग आउट और पंपिंग इन। क्लियर है बात, है ना? तो उसको भी हम देख लेंगे, ऊपर देखेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, इसको हम अच्छे से देखेंगे। अब समझिएगा, ए क्या है आपका? जो पहला है ए आपका है कांस्टेंट हेड मेथड टेस्ट। क्या है आपका? कांस्टेंट हेड मेथड टेस्ट। ठीक है, एक है आपका फॉलिंग हेड मेथड, फॉलिंग या फिर वेरिएबल हेड मेथड। ठीक है, क्या है आपका? वेरिएबल हेड मेथड। अब समझिए, अब क्या करेंगे? हम जाएंगे, ये लैब टेस्ट है। क्या टेस्ट है आपका? लेबोरेटरी टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? लेबोरेटरी टेस्ट है। अब जहाँ आपको स्ट्रक्चर बनाना है, आपको डैम बनाना है, आपको नलकूप धंसाना है, आपको कोई स्ट्रक्चर बनाना है, कोई भी, है ना, नहर बनाना है, वहाँ जाएंगे, वहाँ के सॉइल सैंपल को खोद के लेके आएंगे। और जो सॉइल सैंपल खोदेंगे 2 प्रकार का सॉइल सैंपल, या तो आप ऐसे खोद के लेते आइए, यानी जैसे मिट्टी है ताम झाम इधर उधर हो जाएगा, या फिर अच्छे से प्लेन से जाइए, खोद के आराम से निकालिए। यानी जब मिट्टी को निकालने का टेस्टिंग करने के 2 विधि से खोदा जाता है, एक्सप्रेशन क्या आता है? एक होता है डिस्टर्ब। क्या होता है आपका? डिस्टर्ब, यानी मृदा क्या हो गया? ऐसा था, खोदे इधर उधर हो गया। दूसरा होता है अनडिस्टर्ब। क्या होता है आपका? अनडिस्टर्ब सॉइल, यानी सॉइल है ना, उसमें आराम से धंसाएंगे, इंस्ट्रूमेंट को आराम से सॉइल को निकालेंगे कि जैसा है सॉइल वैसे हम लेकर लैब में आए। उसे हम कहते हैं अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल। क्या कहते हैं? अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल। अक्षुब्ध शायद कहते हैं मृदा प्रतिदर्श, अक्षुब्ध मृदा, अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल। तो एक बात याद रखिएगा, हम जितना भी टेस्ट कर रहे हैं ना, 99% केस में हम अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल ही लाते हैं। यानी मृदा को हम जब लैब में लेकर आएंगे तो आराम से खोद के लाएंगे, जैसा है वैसा ही हम मृदा लैब में लेके आए। लेकिन एक बात ये भी है कि सॉइल पूर्ण रूप से आप अनडिस्टर्ब नहीं ला सकते। भाई मिट्टी की खोद करके कुछ लाएंगे तो कुछ ना कुछ तो डिस्टर्ब होगा ही होगा। ठीक है, तो देखे होंगे कहीं कहीं लिखता होगा आपको अक्षुब्ध, क्या लिखेगा? अक्षुब्ध, ऐसा लिखा अक्षुब्ध मृदा प्रतिदर्श।
तो अशुद्ध मृदा प्रतिदर्श मतलब ये हुआ कि जैसा फील्ड में है सेम वैसा वैसा खोद के ला कर रख दिए हैं अनडिस्टर्ब, यानी उसको अनडिस्टर्ब नहीं किए हैं, ठीक है। लेकिन एकदम 100% अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल आपको नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि खोदेंगे तो कुछ ना कुछ तो सॉइल डिस्टर्ब होगा है। जैसे कि आपको आइडियल फ्लूइड नहीं मिल सकता, आइडियल सॉलिड नहीं मिल सकता, उसी तरह अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल नहीं मिल सकता। क्लियर है बात? चलिए शुरू करते हैं। अब देखिएगा पहला मेरा क्या है, फॉलोइंग है कांस्टेंट हेड मेथड। क्या है आपका? कांस्टेंट हेड मेथड, यानी स्थिर शीर्ष विधि, स्थिर शीर्ष विधि, ठीक है, स्थिर शीर्ष विधि। अब देखिए इसका नाम ही है स्थिर शीर्ष, यानी इसका हेड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एक बात याद रखिएगा, एक किस सॉइल के लिए आपका ये है? कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। किसके लिए? कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए। मेनली किसके लिए होता है? मेनली ये होता है सैंड के लिए। किसके लिए होगा आपका? मेनली होगा आपका सैंड के लिए। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, आपके पास देखिए अब इसका कैसे लिखेंगे। सर्वप्रथम एक सांचा लेंगे, सांचा में सॉइल सैंपल भर देंगे, सॉइल सैंपल को चबूतरे के ऊपर रख देंगे, एक चबूतरा रहता है। उसके बाद जब सांचे के ऊपर क्या लगा देंगे हम? एक नली के द्वारा ऊपर टैंक लगा देंगे, टंकी लगा देंगे, है ना। उस टंकी में वाटर सप्लाई की व्यवस्था किए रहते हैं। उस टंकी के नली के द्वारा हम सॉइल सैंपल से जोड़ देते हैं। प्रारंभ में मृदा को पूर्ण रूप से क्या करेंगे? सेचुरेट करेंगे। हम जैसा बोल रहे हैं ऐसा लिखना है। प्रारंभ में मृदा को सेचुरेट करने के लिए ऊपर से हम पानी आने देते हैं, ऊपर से पानी आने देंगे। देखिए प्रारंभ में सॉइल सेचुरेटेड नहीं रहेगा, पूरा सेचुरेटेड, तो मृदा जब पानी ऊपर से डालेंगे, जब पानी इसमें डालेंगे तो हेड क्या होगा? नीचे होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, क्योंकि अभी सॉइल कि पूर्ण सेचुरेट नहीं है। जब पूरा सेचुरेट हो जाएगा तो यानी पूरा सेचुरेट होने के बाद सॉइल क्या पानी डालेंगे तो क्या होगा? इसका हेड क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। पानी यानी जितना पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, जितना पानी जितने समय में नीचे आ रहा है उतना ही पानी इधर से निकल जाएगा। बात को समझिएगा, जितना पानी आएगा उतना ही पानी इधर से निकल जाएगा। तो इसका हेड क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा, यानी हेड वहीं पर क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। बात को समझ रहे हैं? इसीलिए इसका क्या नाम है? कांस्टेंट हेड मेथड। यानी जितना पानी आप सप्लाई देंगे उतना ही पानी क्या हो जाएगा? निकल जाएगा बाहर। यदि ज़्यादा पानी दे देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये हेड ऊपर चला जाएगा, तब फेल हो जाएगा। यानी यहीं आप चाहे तो यहीं क्या लगा देंगे आप? यहीं ओवरफ्लो लगा दीजिए, यहीं तक रहने दीजिए, यहीं क्या लगा देंगे आप? ओवरफ्लो। ये कौन सा पाइप हो जाएगा आपका? ओवरफ्लो। क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो पाइप। यानी आप ज़्यादा पानी भी देते हैं तो कोई मतलब नहीं है, इसके ऊपर हेड नहीं जाएगा। अब बताइए इसके ऊपर हेड जा सकता है क्या? नहीं जाएगा। जैसे ही पानी देंगे हेड क्या होगा? ऊपर जाएगा, तब तक निकल जाएगा इधर, है ना। आप ओवरफ्लो भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो आपका गलत नहीं है, ठीक है। बस इतना होना चाहिए कि आपका इसका हेड क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। जितना पानी दे रहे हैं उतना पानी निकल जा रहा है। तो हम डार्सी लॉ से हम क्या जानते हैं? क्योंकि डार्सी लॉ समझिए। उसके बाद क्या करेंगे? हम समय नोट करेंगे। कहने का मतलब जब सॉइल पूर्ण रूप से सेचुरेट हो जाएगा उसके बाद हम समय को क्या करेंगे? नोट करेंगे। क्या करेंगे? समय नोट करेंगे और देखेंगे कि कितने समय में कितना पानी इसमें इकट्ठा हो रहा है। जैसे आसांकित जा रहा है ना, इस पर निशान बना हुआ है, हम देख लेंगे कितना पानी इसमें गिरा हुआ है। तो डार्सी लॉ हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है? KIA। क्या होता है? KIA। Q क्या है? डिस्चार्ज। Q क्या है? डिस्चार्ज है। और डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम अपॉन टाइम, है ना। यानी Q इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है। रखिए इसके जगह इसके, तो रखेंगे Q अपॉन T इक्वल टू KI मतलब क्या होता है? H इंटू अपॉन L, हेड लॉस इंटू लेंथ। देखिए लेंथ है ना, इतने लेंथ पानी यहाँ से आने में यहाँ में कितना हेड लॉस होगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा? A। तो यहाँ से K निकल जाएगा आपका Q इंटू L अपॉन HTA। क्या हो जाएगा आपका? HTA, सही है ना। Q अपॉन L इंटू HTA क्या हो जाएगा? QL अपॉन HTA, ठीक है। अब समझिएगा Q क्या है? डिस्चार्ज नहीं, T समय में कितना पानी इकट्ठा हो रहा है, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर है कि T समय में कितना पानी इकट्ठा हो रहा है। T क्या है? टाइम है ना।
कौन टाइप है? जब उसका फ्लो रेट कांस्टेंट हो गया, यानी इससे पानी निकलने का रेट यानी अपने कांस्टेंट रेट से पानी निकल रहा है, वो आपका है टी। यल क्या है? सैंपल का लेंथ है ना, लेंथ ऑफ सैंपल। और ये क्या है? ये क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका एरिया, ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया। और कुछ बच रहा है, क्यू हो गया, यल हो गया, टी हो गया, एच हाइट है ना, जल शीर्ष है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है आपका जल शीर्ष। ठीक है, तो ये क्या था आपका सिंपल सा कांस्टेंट हेड मेथड। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे भाई। हम जानते हैं डार्सी लॉ किस पे एप्लीकेबल है? जब मृदा पूर्ण रूप से सैचुरेट हो, वन डायमेंशनल हो, लेमिनार एक फ्लो हो। तो लेमिनार फ्लो होगा सॉइल में, ऊपर से मिट्टी ऊपर से सबसे पहले पानी डाल के इसको सैचुरेटेड कर लिए। उसके बाद हम समय देखना तब शुरू किए हैं जब मृदा पूर्ण रूप से सैचुरेट हो गया है। हम देख लिए हैं 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट में कोई एक निश्चित समय में कितना पानी इकट्ठा हुआ है, वही क्यू है। और देखिए क्या आपके पास नहीं है? क्यूब आपके पास है कि नहीं? देखिए क्यूब आपके पास है, कितना पानी इकट्ठा हुआ है आपको मिल जाएगा। यल भाई इसकी लंबाई भी आपको पता है, एच जल शीर्ष भी आप माप लेंगे, टी कितने समय में पानी इकट्ठा हुआ वो भी माप लेंगे, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया वो भी माप लेंगे। तो आपका निकल जाएगा के क्या है? पारगम्यता गुणांक। के क्या है आपका? पारगम्यता गुणांक। क्लियर हुआ? कुछ नहीं है, इसका हेड क्या है? कांस्टेंट है, सिंपल सा फार्मूला है। अब दूसरा हमको पढ़ना है फॉलिंग हेड मेथड। क्या है आपका? फॉलिंग हेड मेथड। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? फॉलिंग हेड मेथड। अब फॉलिंग हेड मेथड में क्या करेंगे समझिए। अब क्या है ना, ये लकड़ी का है, लकड़ी का बोर्ड है। लकड़ी के बोर्ड पे क्या करेंगे? एक हम नली को फिट कर देंगे। देखिए लकड़ी के बोर्ड पे क्या चिपका दिए हैं? नली। और नली से पाइप हम सॉइल सैंपल से जोड़ दिए हैं। अब क्या करेंगे? ऊपर से इसमें पानी डालेंगे। किसमें? इस नली में पानी डालते रहेंगे। बात वैसे ही फिट किए नीचे, बाकी ऊपर दूसरे तरफ से फिट किए, टंकी नहीं लगाए हैं। इसमें पानी डालते रहेंगे। कब तक पानी डालेंगे? जब तक मृदा सॉइल सैंपल पूर्ण रूप से सैचुरेटेड ना हो जाए। जब सॉइल सैंपल सैचुरेटेड हो जाएगा उसके बाद पानी डालना बंद कर देंगे। जब पानी डालना बंद कर देंगे, समय माना किसी समय में पानी यहाँ था और dt समय में पानी कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। ध्यान समझिएगा, यानी पानी कहाँ था? यहाँ। इसे कहेंगे हम लोग, ऐसा ही लिखना है सीधे सीधे, H1 पानी यहाँ था, H1 यहाँ से लेके, जबकि dt समय में पानी यहाँ चला गया, इसे कहेंगे हम लोग H2। H1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका H2। कितना हेड का लॉस हुआ? तो dt समय में dh हेड का लॉस हुआ। नली का क्षेत्रफल A, सॉइल सैंपल का क्षेत्रफल कैपिटल है, नली का क्षेत्रफल स्मॉल है, सॉइल सैंपल का क्षेत्रफल कैपिटल है। ठीक है, माना किसी समय सॉइल ऊंचाई कितना था? h था। माना किसी समय ऊंचाई क्या था? h था। भाई देखिए, मान लीजिए किसी समय के देख रहे हैं हम, 10 मिनट, 20 मिनट, 5 सेकेंड में देख रहे हैं, लेकिन किसी समय ऊंचाई मान लेते हैं h है। ठीक है, अब क्या करेंगे? फिर इसको मिटाते हैं। हम जानते हैं क्यू इजकल टू क्या होता है? के आई ए। सिर्फ सिंपल सा वही फार्मूला है। क्यू इजकल टू क्या होता है? के आई ए, और ए इजकल टू होता है V अपान टी इंटू के आई ए। आई को हम चेंज कर रहे हैं H अपान यल इंटू ए। अब देखिएगा आई इजकल टू क्या होता है? हम लिखेंगे कभी डेल्टा H अपान यल, कभी हम लिख देंगे H अपान यल, कभी लिख देंगे HL अपान यल। तो आपको समझना है किसी भी डिनोशन से, यानी किसी भी तरह हम दर्शा सकते हैं। अभी यहाँ HL इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि यल से लगता है कट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम H अपान यल लिख रहे हैं, उससे थोड़ा सॉल्व करने में समझदारी बढ़ती है। अब देखिएगा क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा? कितने समय है? dt समय। भाई समय कितना है? dt समय है। देखिए dt समय t को dt कर दिए। क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा? के एच ए अपान यल। क्यू क्या होता है? क्यू होता है आपका वॉल्यूम। मैं पीछे बताया ना, क्यू क्या होता है आपका? वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम मतलब इसका वॉल्यूम, कितना पानी गिरा, कितना पानी गिरा, कितना गिरा? जितना नीचे आया। भाई इस समय से लेके इस समय तक यहाँ टाइम है 0, यहाँ टाइम है t। 0 से लेके t समय के बीच कितना पानी गिरा होगा? इतने नली का आयतन का पानी गिरा है ना। तो इतने नली का आयतन क्या होगा? देखिए तो A, इसका क्षेत्रफल A गुणे DH।
समझिए, इसका हेड फॉल कर रहा है ना, इसीलिए इसका नाम है फॉलिंग हेड मेथड। ये फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए होता है। किसके लिए होता है? फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए। ठीक है, तो देखिए कितना पानी गिरा, इसके नली में जितना आयतन होगा तो कितना आयतन है? ए गुणे डी एच, इतने का ऊंचाई डी एच और क्षेत्रफल ए, माइनस लगा देंगे। ये माइनस क्या दिखाता है कि समय के साथ साथ ऊंचाई घट रही है। समय के साथ साथ ऊंचाई घट रही है, तो क्या लगा दिया हम? माइनस लगा दिए। ठीक है, थोड़ा कैमरे की तरफ भी देख लें, तभी सीधा इधर भेजी हैं। अब देखिएगा इधर कैसा हो जाएगा कि एच ए अपान एल, माइनस को खत्म करते हैं यहीं, ऐसा देखिए डी एच अपान एच हो जाएगा इजकल टू के, हाँ क्या हो जाएगा आपका? ए एच अपान ए एल इंटू के। अब क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? समाकलन कर देंगे। समाकलन करने पर क्या हो जाएगा? इसको H1 से लेकर के H2 तक समाकलन करेंगे, यानी डी एच अपान एच, इसको 0 से लेके t तक समाकलन करेंगे। अब देखिए तो समाकलन करेंगे 0 से लेके t तक, तो ए एच अपान ए एल इंटू सिर्फ किसका समाकलन करेंगे? कुछ गड़बड़ होगा, कुछ छूट रहा है जी। देखिए तो हाँ, यहाँ देखिए dt अब कहाँ जाएगा? यहाँ dt जाएगा ना, ये dt है, डायरेक्ट क्यूब लिखे हैं तो dt कहाँ चला जाएगा? ऊपर। के एच ए एल, हाँ के एच ए, यहाँ आ जाएगा आपका dt, तो क्या हो जाएगा इसमें? dt। ठीक है, वेट के देखते हैं ए, हाँ ए एच तो नीचे आ गया ना, ए एच नीचे आ गया, देखिए एच को नीचे लेके आ गए तो के ए हो जाएगा, के ए अपान ए एल। हाँ देख लेते हैं एक बार और, समझिएगा। Q इजकल टू के आई ए। Q क्या होता है? डिस्चार्ज यानी वॉल्यूम अपान टाइम, कितने टाइम? dt टाइम। के आई का मान एच अपान एल, ए का मान ए, Q dt को उधर लेकर चले गए तो के एच ए डी टी एल। देखिए Q क्या होता है? वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम क्या हो गया? क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। इसका देखते हैं के एच ए एल डी टी, सही है। अब इस एच को नीचे लाएं, देखिए डी एच को यहीं रहने दिए, इस एच को नीचे लाएं, ए को नीचे भेज दिए, तो एच को नीचे लाए तो बचेगा ए और के, क्या बचेगा? ए और के बचेगा और डी टी बचेगा। ठीक है, ए बचेगा, के बचेगा, डी टी बचेगा, और नीचे एल था पहले से, एच वाले ए को नीचे ला दिया। अब क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। और समाकलन करेंगे, देखिए किसका समाकलन होगा? जो कांस्टेंट रहता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो एच भाई समय के साथ साथ एच तो घट ही रहा है, तो एच तो वेरिएबल है, इसको बाहर निकालेंगे नहीं। ये देख लेते हैं इसका क्षेत्रफल, क्या समय के साथ साथ इसका क्षेत्रफल चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, ए को बाहर निकाल दिया समाकलन से। के समय के साथ साथ इसकी जो पारगम्यता गुणांक है, क्या वो चेंज होने वाली है? नहीं चेंज होने वाली। ये जो सॉइल सैंपल है, ये कितना भी समय हो जाए उसकी पारगम्यता एक ही रहेगी, कितना भी धीरे धीरे पानी आए इसकी पारगम्यता जो है वो है, इसलिए के को भी बाहर निकाल दिए। ए भाई समय के साथ साथ इन नली का क्षेत्रफल ए चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, ए भी बाहर निकाल दिए। समय के साथ साथ क्या इसकी लंबाई चेंज होगी? नहीं चेंज होगी, तो उसको भी क्या कर दिए? बाहर निकाल दिए। समय के साथ साथ समय खुद चेंज हो रहा है, तो डी टी का क्या करेंगे? सिर्फ समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, समाकलन करने पर आपके बुक में दिया है सोल्यूशन, देख लीजिएगा कि इजकल टू 2.303 क्या हो जाएगा आपका? ए एल अपान ए टी इंटू लॉग 10 H1 अपान H2। ठीक है, लिख लीजिएगा, बुक में सोल्यूशन दिया, इतना आपको समझाना था। ठीक है, तो हम क्या है 2.300 ए एल, ठीक है मिला लेना है आपका ए एल अपान ए टी। देखिए के है तो ए एल और ए के टी नीचे चला जाएगा, हम देखते हैं 2.0 ए एल अपान ए टी, सही है। ठीक है, ये क्या है आपका? सही है। ठीक है, तो दोनों फार्मूले याद रखिएगा, कौन सा? पिछला वाला और ए वाला, क्योंकि इसी पे क्या आएंगे? न्यूमेरिकल आएंगे। इस चैप्टर में बस 3 ही फार्मूले हैं, डार्सी लॉ और डार्सी लॉ याद रहेगा, तो ये दोनों इसको याद रखना है, और पिछला वाला यानी कांस्टेंट हैंड मेथड का, इसी पे बस 3 फार्मूले पर सारे के सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, तो हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो देखिएगा लेबोरेटरी टेस्ट में एक सिलेबस में था आपका डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इन लैब, यानी
यानी प्रयोगशाला विधि के द्वारा पारगम्यता गुणांक को ज्ञात करना। अब देखिए लिखेंगे कैसे हम। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। इसको क्या करेंगे कि लिखेंगे कि कांस्टेंट हेड मेथड। कांस्टेंट हेड मेथड एक तरह का प्रयोगशाला विधि होता है। कांस्टेंट हेड मेथड के द्वारा हम कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का पारगम्यता गुणांक को ज्ञात करते हैं। लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे सबसे पहले सांचे में अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल अशुद्ध मृदा प्रतिदर्श को भरेंगे। उसके बाद मृदा प्रतिदर्श के ऊपर नली के द्वारा कनेक्ट हुआ रहता है एक टंकी से, इसको नली को जोड़ देंगे सॉइल सैंपल को। सॉइल सैंपल के नीचे एक आउटफ्लो के लिए यानी आउट के लिए पानी को बाहर निकालने के लिए एक नली लगी रहती है। नली को पानी बाहर निकालकर एक आसांकित जार से जोड़ देते हैं जिससे कि जितना पानी निकले उसका क्वांटिटी हमको मालूम चल सके। सर्वप्रथम पानी हम सप्लाई देंगे। जब तक पानी सप्लाई देते रहेंगे जब तक मृदा पूर्ण रूप से सेचुरेटेड ना हो जाए। सेचुरेटेड होते समय हम समय को काउंट नहीं करेंगे। जब मृदा का सॉइल सैंपल पूर्ण रूप से सेचुरेट हो जाएगा उसके बाद जब पानी गिरने का दर कांस्टेंट हो जाए, यानी ऊपर का हेड क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, इसलिए इसको कांस्टेंट हेड मेथड कहते हैं। जब कांस्टेंट हो जाए तो समय हम देखना शुरू करते हैं। माना टी समय में कितना वॉल्यूम मिल रहा है जल का, क्यू, तो डार्सी नियम से क्यू अपन किया, ये पिछला वाला समीकरण कर लेना है। ठीक है, बुक में आपके दिया, एक बार पढ़ लीजिएगा, हम बोल भी दे रहे हैं। इसमें क्या होगा, सेम वही काम करेंगे। इसमें लिखेंगे सर्वप्रथम इसका हेड चेंज होते रहता है, इसलिए इसको फॉलिंग हेड मेथड कहते हैं। फॉलिंग हेड मेथड एक लैब टेस्ट होता है। लैब टेस्ट के द्वारा हम यानी फॉलिंग हेड मेथड द्वारा हम लोग फाइन ग्रेन सॉइल का पारगम्यता गुणांक ज्ञात करते हैं। सबसे पहले एक सॉइल सैंपल लेंगे, सांचा लेंगे, उसमें सॉइल सैंपल को भर देंगे। सांचे का क्षेत्रफल है, लंबाई एल, इसका भी लिख देना है ए और एल। उसके बाद एक लकड़ी का बोर्ड टांग देंगे। बोर्ड के ऊपर हम ट्यूब से कनेक्ट कर देंगे जिससे पानी का सप्लाई कर सकें। सर्वप्रथम ऊपर से पानी देते रहेंगे। कब तक पानी देंगे, जब तक सॉइल सैंपल पूर्ण रूप से सेचुरेटेड ना हो जाए। जब सॉइल सैंपल सेचुरेटेड हो जाए तो पानी देना बंद कर देंगे। उसके बाद कुछ समय बाद हम देखेंगे कि dt समय में कितना फॉल, मतलब कि हेड का फॉल हो रहा है, कितना हो रहा है। माना dt समय में dh हो रहा है। प्रारंभ में ऊंचाई h1 था तथा dt समय बाद ऊंचाई h2 हो जा रहा है। तो डार्सी नियम से हम जानते हैं ऐसा लिख देना है। ठीक है, हो जाएगा। अब क्या समझना है आपको, कहाँ गया मिटाने वाला। अब क्या समझना है आपको, फील्ड टेस्ट है ना। क्या समझेंगे हम लोग, फील्ड टेस्ट। ठीक है, फील्ड टेस्ट हम फटाक से बताते हैं। किरा है ना दे ठीक है, चलिए ऐसा ना फील्ड टेस्ट हम रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि फील्ड टेस्ट आपका है नहीं, पंपिंग आउट मेथड और पंपिंग इन मेथड। ठीक है, तो क्या करते हैं, रहने देते हैं। सिलेबस में है ही नहीं तो क्या वो आएगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग जब जेई की तैयारी करते हैं, कितना क्लास हो चुका टाइम, जब हम जेई का तैयारी करते हैं ना उसमें वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। ठीक है, तो उसको छोड़िए, चलिए कर देते हैं। जब हम कह दिए हैं कर ही देते हैं। ठीक है, क्या हम पढ़ेंगे, फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट मतलब हाँ स्थल विधि। इसमें पहला था आपका, शॉर्टकट करेंगे इसको, पंपिंग आउट मेथड। क्या करेंगे, पंपिंग आउट मेथड। आपको क्या लग रहा है, पंपिंग आउट यानी पानी को पंप करिए, पानी को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। दूसरा होता है आपका पंपिंग इन मेथड। पंपिंग इन मेथड, इसका हिंदी इंग्लिश एक ही है। पंपिंग आउट मेथड होगा और दूसरा क्या होगा, पंपिंग इन मेथड होगा। पंपिंग आउट में क्या करेंगे, कुएं बनाएंगे। 3 कुएं बनाते हैं। एक कुआं रहेगा आपका परीक्षण कुआं, 2 कुआं रहेगा निरीक्षण कुआं। ये पतले पतले रहते हैं। निरीक्षण मतलब देखने के लिए। ठीक है, परीक्षण कुआं। प्रारंभ में पानी का तल कहाँ था, यहाँ था। उसके बाद जब पानी, परीक्षण कुआं में से क्या निकालेंगे, पानी निकालेंगे। तो पानी का तल कहाँ चला जाएगा, यहाँ। लेकिन समझिएगा, पानी का तल यहाँ जाएगा, लेकिन यहाँ ये निरीक्षण कुआं, एक परीक्षण कुआं, 2 निरीक्षण कुआं। देखिए
मिट्टी में गड्ढा खोद करके पानी निकालेंगे तो ये नलकूप है, तो नलकूप के चारों तरफ का पानी ज़्यादा निकलेगा, लेकिन जितने दूरी बढ़ता जाएगा उतने पानी कम खींच पाएगा ना। तो यहाँ तो हेड का लॉस इतना हो गया, लेकिन यहाँ हेड का लॉस इतना होगा, यहाँ हेड का लॉस क्या होगा, इतना होगा। यानी इसी तरह क्या हो जाएगा, एक आपको लाइन मिलेगा। उसी तरह इधर भी हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं? अपने पास का पानी ज़्यादा खींच के फेंका है, लेकिन जितने दूर जाएंगे उतना वो कम पानी खींच पाएगा। तो इस वाले ऊंचाई को कहते हैं हम लोग Z1, इसे नलकूप A कहेंगे, इसे कहते हैं हम लोग ऊंचाई को Z2, ठीक है। और यहाँ की त्रिज्या हो जाएगी R2, दूरी त्रिज्या नहीं, यहाँ की दूरी हो जाएगी आपका R1, ठीक है। सिंपल है ये। प्रारंभ में पानी निकालते जाएंगे, कोई मतलब नहीं रखेंगे कितना पानी निकल रहा है, लेकिन हम मतलब कब रखेंगे, जब पानी निकलने का रेट क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। और शुरू में पानी निकालेंगे, हम परीक्षण तब शुरू करेंगे जब पानी निकलने का रेट क्या हो जाएगा, अपने कांस्टेंट रेट से पानी निकलेगा। और पारगम्यता गुणांक को हम K से ज्ञात कर लेंगे। K क्या होता है, हम 1 मिनट देख लेना, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं है तो उतना याद नहीं रख सकते, ठीक है। वेट तक क्या है आपका, मिल जाएगा K = Q log बेस E R2 - अपान R1 अपान में आ जाएगा आपका पाई Z2 स्क्वायर अपान Z1 का स्क्वायर, ठीक है। हम बता रहे थे ना, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं तो इसको हम लोग खुद नहीं याद रखते हैं। तो क्या था आपका पंपिंग आउट मेथड, ठीक है। इसको लिख लीजिए फटाक से। अब देखिए इसी तरह देख लीजिए, पंपिंग इन क्या था। अब पंपिंग इन में क्या है, पंपिंग देखिए, पंपिंग दूसरा है आपका पंपिंग इन, क्या है आपका पंपिंग इन मेथड। यानी इसमें क्या करेंगे, एक नलकूप मिट्टी के अंदर एक नलकूप धंसाएंगे और इसमें क्या करेंगे, दाब से क्या भेजेंगे, पानी, दाब के साथ क्या भेजेंगे, पानी, ठीक है। पानी भेजते जाएंगे। हम समय कब देखना नोट करेंगे, जब पानी जाने का दर क्या हो जाए, अगल बगल जाने का दर क्या हो जाए, समान हो जाए। पानी जाने का दर क्या हो जाए, समान हो जाए, तब हम नोट करेंगे। उसके बाद इस फार्मूले के द्वारा K = Q अपान 5.5 RH, 5.5 RH के द्वारा हम क्या ज्ञात कर लेंगे, पारगम्यता गुणांक। R क्या है, जो एक डाले थे पाइप का त्रिज्या कितना है, R है। H क्या है, जल शीर्ष की ऊंचाई है ना, क्योंकि इसमें जल शीर्ष तो ऊपर तक रहेगा, यहाँ तक जल शीर्ष कहाँ तक है, H यहीं तक है। Z ये क्या है, जल शीर्ष है, एकदम ऊपर तक जल नहीं रहेगा, लेकिन इसमें पानी दे रहे हैं ना, पानी दे रहे हैं तो जल शीर्ष एकदम देखिए, यहाँ से हम प्रेशर के साथ पानी अंदर भेज रहे हैं, तो H क्या मिल जाएगा, टोटल ऊंचाई तक मिल जाएगा, R मतलब H मिल जाएगा। समझ आया। ये क्या है, Q अपान Q क्या है, डिस्चार्ज होता है 5.5 RH, ठीक है। तो ये क्या था आपका पंपिंग इन मेथड और पंपिंग आउट मेथड। तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम जल्दी इसको फिर ख़त्म कर दिए, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, अगला देखते हैं हम लोग। देखिए पहला है आपका, अगला हेडिंग इसमें का एक भी टॉपिक नहीं छूटा, सारे के सारे करा दिए, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस सब। एक और है, उसको देख लेते हैं। उसका हेडिंग है आपका परमेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल, परमिएबिलिटी
ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल, यानी मृदा परत में पारगम्यता गुणांक। अब समझिएगा, इसमें दो तरह से है मेरा, क्या है, पैरेलल फ्लो, क्या है आपका पैरेलल फ्लो, या इसे ही हम लोग कहते हैं हॉरिजेंटल फ्लो। कौन सा फ्लो हो जाएगा आपका, हॉरिजेंटल फ्लो। दूसरा आता है आपका, आपको पता है जब पैरेलल है तो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर फ्लो, या इसी का नाम है वर्टिकल फ्लो। क्या नाम है इसका, वर्टिकल फ्लो। ठीक है, अब देखिएगा पैरेलल फ्लो में क्या होगा, देखिए ये सॉइल है, भाई सॉइल का अलग अलग लेयर का बना हुआ है, इसका पारगम्यता गुणांक K1, इसका पारगम्यता गुणांक K2, इसका पारगम्यता गुणांक K3, ऐसा बहुत हो सकता है। इसकी ऊंचाई H1, इसकी ऊंचाई H2, इसकी ऊंचाई H3, कुल ऊंचाई H, कुल का पारगम्यता गुणांक KH, कुल का पारगम्यता गुणांक क्या हो जाएगा आपका KH। ठीक है, इधर देख लेते हैं। अब देखिए इसमें फ्लो कैसे होगा, देखिए पैरेलल फ्लो होगा, देखिए ऐसा होगा, यानी अलग अलग लेयर में अलग अलग फ्लो। जब अलग अलग लेयर में अलग अलग फ्लो होगा तो उसे कहेंगे पैरेलल फ्लो या फिर हॉरिजेंटल फ्लो। इसमें देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका, एक क्या हो जाएगा आपका H1, ये हो जाएगा आपका H2, ये हो जाएगा आपका H3। इसमें फ्लो कैसे होगा, ऊपर से फ्लो होगा। कैसे फ्लो होगा इसमें, ऊपर से। इसका पारगम्यता K1, इसका K2, इसका K3, टोटल की ऊंचाई H, टोटल का पारगम्यता गुणांक Kv, क्या हो जाएगा आपका Kv। ठीक है, बात को समझ रहे हैं। ये लिखेंगे जब सॉइल का फ्लो सारे लेयर से होते हुए होगा, देखिए सारे लेयर से होते हुए होगा कि नहीं, सारे लेयर से होते हुए होगा तो उसे कहेंगे परपेंडिकुलर फ्लो या फिर वर्टिकल फ्लो। जब वाटर का फ्लो अलग अलग लेयर में अलग अलग फ्लो होगा तो उसे क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल फ्लो। एक जेई का आता है क्वेश्चन, हम बता रहे हैं आपको, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ रहे हैं ए सॉइल फर्स्ट है, ए सेकेंड है, इधर से फ्लो होगा एक फ्लो ऊपर से होगा, फ्लो नंबर ए, फ्लो नंबर बी। अब बताइएगा कौन सा फ्लो ए और बी में, खुद सोचिए आप, कौन सा फ्लो हॉरिजेंटल होगा, कौन सा फ्लो वर्टिकल होगा। अपने ऑफलाइन क्लास में इसको कराए हैं, सब लोग गलत करते हैं। आप लोग अच्छे बच्चे हैं, आप पढ़ते हैं अच्छे से, आप बता सकते हैं इसमें कौन सा फ्लो, ए फ्लो हॉरिजेंटल है, बी फ्लो वर्टिकल है, बी हॉरिजेंटल, ए वर्टिकल। बताइए कौन सा हॉरिजेंटल कौन सा वर्टिकल, खुद सोचिए। अभी हम क्या बोले हैं, जब पानी का फ्लो सारे लेयर से होते हुए बहेगा तो उसे कहेंगे वर्टिकल फ्लो, सारे लेयर से होते हुए ये वाला बहेगा। देखिए लेयर 1, लेयर 2, ये और आ जाएगा लेयर 3, है ना, सारे लेयर से बहेगा ये वाला, तो इसे कहेंगे वर्टिकल फ्लो या फिर परपेंडिकुलर फ्लो। देखिए सारे लेयर्स होते हुए, जबकि ये वाला सिर्फ एक ही लेयर में आया, सिर्फ एक ही लेयर में गया, इसे कहेंगे हॉरिजेंटल फ्लो। कंसेप्ट क्लियर हुआ, हॉरिजेंटल फ्लो। ऐसा नहीं है फ्लो ऊपर से नीचे हो रहा है तो उसे कह देंगे वर्टिकल फ्लो, ऐसा नहीं है। हम लेयर देखेंगे, यदि लेयर को प्रत्येक लेयर से होते हुए बह रहा है तो कहेंगे हॉरिजेंटल फ्लो, सॉरी वर्टिकल फ्लो। एक ही अलग अलग लेयर में हो रहा है तो कहेंगे हॉरिजेंटल फ्लो। ठीक है, अब इसके डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा, क्या होता है, KH इक्वल टू हो जाएगा K1 H1 प्लस K2 H2 प्लस K3 H3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इस पर न्यूमेरिकल अच्छा खासा बनता है, इसलिए हम फार्मूला लिखवा रहे हैं, H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका K भी लिखिएगा, आपका K भी क्या देगा, H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस डॉट डॉट डॉट, अपान में क्या हो जाएगा आपका H1 अपान K1 प्लस H2 अपान K2 प्लस H3 अपान K3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये क्या हो जाएगा आपका वर्टिकल फ्लो। अब आप पूछ सकते हैं कि सर इसमें अधिक कौन सा होगा ना, तो जानना जरूरी नहीं है आपके लिए, लिख लीजिए KH क्या होता है, अधिक होता है आपका किससे, KB से, यानी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ हॉरिजेंटल फ्लो।
कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्लो अधिक होगा किससे? कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ वर्टिकल फ्लो से। ठीक है, वर्टिकल फ्लो से क्या होगा? ये अधिक होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम क्या लगाएंगे? देखिए ये चैप्टर फिनिश हो गया, क्या हो गया? ये फिनिश हो गया, यानी ख़त्म हो गया। बाय बाय टाटा वाला। अब देखिए आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल खत्म। चलिए इसको मिटाते हैं, अच्छे समझा देते हैं आपको। कई दिन से क्लास नहीं हो रहा था, आज हम मूड में है क्लास लेने का, है ना। देखिए पहला दूसरा चैप्टर क्या है? पहला तो हम नहीं पढ़ाए हैं, इंट्रोडक्शन है, तो पढ़ा देंगे। दूसरा क्या होता है आपका? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, है ना। फिर तीसरा क्या है आपका? आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल। चौथा क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, है ना। इन दोनों को हम एक ही में बता दिए। पांचवा क्या है आपका? परमिएबिलिटी। छठा क्या पढ़ेंगे? कंपैक्शन। सातवां क्या पढ़ेंगे? कंसोलिडेशन। कंपैक्शन के बाद कंसोलिडेशन पढ़ाया था। यानी आपका समझ लीजिए इंट्रोडक्शन तो एकदम आसान है, समझ लीजिए आपका 5 चैप्टर खत्म, 5 चैप्टर खत्म। इन तीनों का अच्छे से थियरी बता दिए, अच्छे से न्यूमेरिकल बता दिए। इसका थियरी अभी ख़त्म हुआ है, अभी न्यूमेरिकल बता देंगे, जस्ट अभी बता देंगे या फिर अगले वीडियो में बताएंगे, बनाएंगे तो अभी डालेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो अब बात को समझ रहे हैं। तो आपका देखिए 7 चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये छोटे छोटे चैप्टर होते हैं लेकिन कंसेप्ट भरे हुए हैं, ये बहुत अच्छे चैप्टर होते हैं। चैप्टर नंबर 6 और 7 कंसेप्ट, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है। ठीक है, जैसे इधर कंसेप्ट था ना, इधर परमिबिलिटी उतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं था आपका, मतलब कि ज़्यादा कंसेप्ट नहीं था इसमें, है ना। देखें हम क्या, ये दोनों अच्छे चैप्टर हैं। तो अब समझ सकते हैं आपका सिलेबस कितना 7 हो गया, बहुत होगा 3 चैप्टर और होगा। लास्ट के चैप्टर तो फर्जी चैप्टर होते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक दिन में आधा घंटा में ख़त्म हो जाएगा। सॉइल स्टेबलाइजेशन, सॉइल एक्सप्लोरेशन, फिर फाउंडेशन वगैरह, ये तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखिए आपका सॉइल है कि नहीं, आपको अब उम्मीद है ना कि सर सॉइल अच्छे से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और देखिए चलिए और राज की बात बताएंगे। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। वीडियो को यहीं काटते हैं क्योंकि वीडियो हो जाएगा लंबा। न्यूमेरिकल करते हैं अगले वीडियो में। और क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, और लाइक करिए, कमेंट करके बताइए। 2 लोगों का कमेंट आता है, मम्मी का लाडला का, सौरभ का आ जाएगा, मेरे ऑफलाइन के कोचिंग के लड़कों को आ जाएगा। और लड़के इतना देखते हैं कमेंट नहीं आता है, शर्म लगता है, तो हम पेनाल्टी लगा देंगे आप लोगों पे। ठीक है, जल्दी जल्दी सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ठीक है, अब मेरे सब्सक्राइबर आप देख भी सकते हैं, आप देख सकते हैं कितना है कितना नहीं है। ठीक है, अब छुपाए भी नहीं है, अब खुद समझ सकते हैं कितना ग्रो करेंगे, आपको ही ग्रो करना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।